देखिए, इस तालिका में हम पढ़ने वाले हैं कि विदेशी निवेश जो है एफडीआई, उसको आकर्षित करने हेतु संस्थागत संरचना और कौन से उपकरण यूज किए गए हैं। ठीक है। संस्थागत संरचना का मतलब समझते हो आप? मैं बताता हूं। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इंग्लिश में कहूं तो, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए, किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास करती है, गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट्स डालती है, सरकार क्या क्या करती है, संस्थाओं में क्या सुधार करती है, नीतियों में क्या सुधार करती है। तो सरकार एफडीआई को लाने के लिए जो प्रयास करती है एक प्रकार से, उनको हम संस्थागत संरचना कह सकते हो आप। अब संस्थागत संरचना का सीधा सीधा मतलब होता है कि सरकार ने एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, देखो, विदेशी निवेशक को अगर हमें हमारे देश में लाना है तो तय बात है कि उसको कुछ तो दिखाना पड़ेगा, तभी वो आएगा, अन्यथा वो किसी दूसरे देश में जाएगा। तो आपको अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है तो कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे कि इन्वेस्टर्स को लगे कि ये देश ज्यादा सुरक्षित है हमारे लिए और ज्यादा मुनाफा यहाँ पे हो सकता है, तभी वो इन्वेस्टर्स भारत की ओर रुख करेंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे वो। तो आकर्षित करने के लिए कई सारे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। अब देखो, जैसे वियतनाम क्या कर रहा है, देखो, कि निवेश प्रोत्साहन और बहुराष्ट्रीय विनिर्माण परियोजना को आकर्षित करने के लिए इन्होंने एक विदेश निवेश एजेंसी बना रखी है, विदेश निवेश एजेंसी। और प्रधानमंत्री स्तर की बैठकों के माध्यम से निवेश की समीक्षा और निगरानी की जाती है। इसके लिए वो कर अवकाश तक देते हैं, मतलब कुछ समय के लिए टैक्स में छूट देना। अब सीधी बात है कि अगर किसी इन्वेस्टर्स को लाना और हम उसको कहें कि आपका 2 साल टैक्स नहीं लगेगा, तो इन्वेस्टर्स को तो फायदा ही है, लाखों रुपए का टैक्स होता है सालाना। तो इस प्रकार के सीमा शुल्क में छूट देना वगैरह वगैरह, ये सारे प्रयास है वो कंटिन्यूसली वियतनाम कर रहा। अगर अपन मलेशिया की बात करें तो मलेशिया ने ये याद नहीं रखना है, ये भारत का प्रयास नहीं है, ये दूसरे देशों के प्रयास है। लेकिन ध्यान रखना, अर्थव्यवस्थाओं में एक देश दूसरे देश से सीखता है। अगर मलेशिया ने कुछ किया है ना, तो भारत के जो विशेषज्ञ है वो उस देशों के सुझावों को, नीतियों की समीक्षा करते हैं। अब जैसे ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है अमेरिका की, अब इस पूरी लड़ाई पे भारत ने भी विशेषज्ञ बैठे हैं, एक एक मिनट पे ध्यान रख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, उसने कौन से हथियार यूज किए हैं, उनकी रिपोर्ट क्या है, ईरान कौन से हथियार यूज कर रहा है, इसकी रिपोर्ट क्या है। वो ऐसे करता है तो ईरान ने रेमेडी के लिए जवाब में क्या किया है, उस जवाब के परिणाम क्या रहे हैं। क्यों? ताकि कभी ऐसे संकट में आए तो भारत देखेगा कि ये नहीं करना है, ये करना है। हर देश ऐसे नहीं अपनी तरह खाए पी हूर रहा। रक्षा विशेषज्ञ इन चीजों पे पूरी नजर रखते हैं कि ये देश ये कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या निकल रहा है, इनकी क्या नीति रही है अमेरिका से लड़ने की। तो कल को हमारे ऊपर अगर चीन अटैक करता तो हम भी ये स्टेप उठा सकते हैं। समझ गए? अब देश विदेश में, दुनिया में किसी भी देश में कुछ भी घटित होता है तो हमारे पॉलिसी मेकर उस पर पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था संकट में चली गई, जैसे पिछली समय आपको पता है श्रीलंका में पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ था, भारत के अंदर मेरी कमेटी बिठाई गई उसका पूरा अध्ययन करने के लिए क्यों हुआ कोलैप्स, ताकि हम लोग ऐसा कोई हमारे से कार्य न हो जाए कि भविष्य हमारी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाए। तो देश दुनिया की हर एक्टिविटी पे हर देश नजर रखता है।
अब मान लो इस युद्ध में अमेरिका के फाइटर प्लेन गिर जाते हैं तो हम भविष्य में उससे खरीदेंगे नहीं कि यार तेरा तो भरोसा है क्या, वहां ईरान युद्ध में ही गिर गए। एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है और पूरा रिसर्च होता है उसका। तो अब देखो आप सोचो कि मलेशिया ने क्या किया, ये हमारी आर्थिक समीक्षा में क्यों लिया है, ताकि हम भी इस प्रकार अपने को लगे कि इसमें ये पॉइंट्स अच्छा किया इन्होंने, अपन भी ये चीजें कर लेते हैं, फिर हम दुनिया के दूसरे देशों से वो चीज ले लेते हैं। समझ गई बात? इस तरह से इसलिए ये चीजें इसमें डाली। अब ये परीक्षा में नहीं आएगी बट गवर्नमेंट ने इनको फॉलो किया कहीं ना कहीं। भारत में भी इस तरह से वियतनाम की तरह एक निवेश एजेंसी बनी हुई है। तो किसी भी दुनिया के किसी भी देश में कोई भी नई बात होती है तो उसकी स्टडी दुनिया भर के सभी देश करते हैं, और वो अगर बहुत इफेक्टिव है तो लागू भी कर लेते हैं। अब मलेशिया ने क्या किया है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्होंने एक ये विकास प्राधिकरण बनाया है, निवेश कमेटी बना रखी है, निवेश परिषद बना रखी है। ये लोग निवेश मिशन चलाते हैं पूरा का पूरा, ताकि दुनिया भर के लोग मलेशिया में आके इन्वेस्टमेंट करें। थाईलैंड क्या करता है, इन्होंने निवेश बोर्ड बना रखा है, आर्थिक गलियारा बना रखा है, ये कई सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रखी है, करों में कटौती देते हैं, और ये सारे काम थाईलैंड कर रहा। ताइवान क्या कर रहा है, इन्वेस्ट ताइवान पहल चलाता है। इन्वेस्ट ताइवान मतलब ताइवान के अंदर निवेश करो, एक पूरी की पूरी योजना चलती है इनकी। और उसमें भी हाई वैल्यूड जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बहुत अधिक कीमतों की वस्तु है, जो उन पे अधिक बल दिया जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम है, भारत में भी अब सिंगल विंडो सिस्टम आ गया है। साथ में ये विदेशी निवेशकों को कम ब्याज दर पर ऋण भी देते हैं, रियायतें सब्सिडी भी देते हैं। प्रक्रियाएं बहुत सरल की हुई है, कोई भी जाके व्यापार कर सकता है वहां पे, ताकि इन्वेस्टर्स हंसते हुए आए। नहीं तो क्या है कि निवेश जितना प्रक्रियाएं मुश्किल होती है, एक एक विभाग में महीना महीना दिन एनओसी नहीं मिले तो भैया कौन काम करेगा बताओ। इंडिया में क्या दिक्कत आती है, जैसे मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स आया, उसने कहा कि मुझे बाड़मेर जैसलमेर में यहाँ काम करना है, तो पहली दिक्कत उसको आएगी जमीन की। जमीन खरीदने के लिए एक दो महीने उसके यहीं चले जाएंगे। उसके बाद दिक्कत आएगी पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी जारी करने की, फिर आएगी जल मंत्रालय की, फिर लाइट बिल वाला बिल को देन है हर जगह, हर स्टेप पे। अब विदेशी विदेशी निवेशक तो अपने देश के अनुसार आते हैं कि फाइल डाल दी है तो 24 घंटे में काम हो जाएगा। यहाँ ठाकुर यू मत फाइल रे माथे बाहर रखना पड़े, भारत रे महीनो फाइल माथे बाहर रखना पड़े, इन फाइल हुए कौन। तो एक हमारे भाई बंधु लाइट रो कनेक्शन करवाने गयो शिव गयो, तो वहां उसको कहा फाइल भी बाहर रखो, बाहर बाठो लाइव राख्यो। वो की करे तो के बाहर रखो, हाँ ठीक है, तो के बाहर यो मत रख, अब खुल्लू को करके टेबल नीचे हुए रख, तो वो तो समझ में बाठो ले नीचे कर दी। ए बाट वो तू बाहर जा, तो के मुंह हल्लू बाहर ले आओ तो के। बाहर जाए इनके अंदर पूछो चाह ने के साहब के बाहर रखो, मैं तो बाठो राखियो साहब के बाहर जा, तो के को है तो बाहर में भैया देना पड़ेगा। पहले तो कहो कि मिठाई गुलानी पड़े। मैं मेरी फर्स्ट ग्रेड मेरी सेकंड ग्रेड में पोस्टिंग हुई ना, तो पहले ऑनलाइन नहीं होता था, सारा ऑफलाइन होता था। काउंसलिंग वगैरह सब अपने को पता ही नहीं चलता था आपको कौन सी स्कूल मिली है। तो मेरे पास में फोन आया विभाग से कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, आप ले जाओ। मैं उत्साहित था बहुत। ज्वाइनिंग लेटर आया तो उत्साह पहलो है कि कौन सी गांव पोस्टिंग मिली है, और दूसरा ये कि आपको ज्वाइनिंग मिल रही है, भाई मिठाई लेके आना। ठीक है, खुशी का मौका है, मिठाई क्यों नहीं ले जाऊं मैं। तो मैं मिठाई ली मार्केट में, मिठाई भी ले करे तो जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में सुबह सुबह जाए पूग गयो। बाबूजी बैठा हो तो वो मिठाई दी, तो के एक ही मिठाई लायो, तो बस कई लानी थी, काजू कतली तो ले रो आयो, और कौन सी मिठाई लानी थी।
मुझे भगवान की कसम नहीं पता कि कौन सी मिठाई लानी थी। पुरोहित जी सेठ बैठो कौन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्यों नहीं बैठा। मैंने कहा आप पूरी रख लो मिठाई। मिठाई कौन। तो मैं बाहर आ गया, मैंने कहा यार कौन सी मिठाई की बात कर रहे हैं। तब तक मैं लगभग लगभग समझ गया कि भाई ये दूसरी वाली मिठाई की बात हो रही है। मैं को भाई मैं गुड्डे धड़ो कहीं तक कोई है को नहीं, बेरोजगार आदमी हो, ये मिठाई वाला इया हुआ किया हो एडी ठा भी हो दे इस बात दियो दे के न लियाओ डब्बू करो तो ये दो डब्बू तो लियो मैं पासो। मैं भाई ये तो तारे वैसे कॉम रोको ने तो गांव ले जाऊं ज्वाइन करने वास्ते वो तो कॉम आ है बस ये कहना बे तीन दोस्तों ने फोन कियो मोड़ी कहीं लियाओ ज्वाइनिंग लेटर तो ये दे कस्टडी में है मेरे को 500 रुपया दिया जज जाए ज्वाइनिंग लेटर वही हसी खुशी बस हम चा बीजी पाई करी पछे के हमें मिठाई दो ओए डब्बू रो लियो मैं करी 1000 रुपया सुबह सुबह बे ढाई बे रुपये डब्बो तो 500 रुपया है गया हाडी 800 रुपया चा भाई बे रुपये को बाहर तो सुबह सुबह ज्वाइनिंग रो मूड खराब कर दियो। तो ऐसे वेट रखना पड़ता है भारत में। अब यहाँ विदेशी कंपनी आती है वो इन चीजों में जनरली नहीं समझती, तो उनको यहाँ एजेंट करना पड़ता है और एजेंट भी यही काम करवाता है। तो जितना व्यापारिक कार्य पेचीदा होगा ना उतना ही इन्वेस्टर्स कम आएंगे, सीधी बात है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर्स आपको पता है इन्वेस्ट करने आता है ना तो करोड़ों रुपए का लोन लेके आता है। कोई भी कारोबार केस पेमेंट से शुरू नहीं होता, कोई भी कारोबार बैंक से फाइल लगाते हैं, अरबों रुपए का लोन उठता है। लोन में वो 6-7 महीने का पीरियड देते हैं जब किस्त भरनी नहीं होती है। 6-7 महीने के बाद आपकी किस्त शुरू होती है। क्यों 6-7 महीने इसलिए देते हैं कि आपका बिजनेस तब तक सेटअप होके प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, फिर आपकी जो भी आमदनी होगी उससे आप इजीली किस्त है वो भरते रहना। ये रहता है कोई भी बिजनेसमैन, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो। मतलब मैं ये दो नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इनसे बड़ा कोई बिजनेसमैन इस समय देश में है नहीं। इनको भी बिजनेस लोन लेना पड़ता है। अब अमेरिका के अंदर जाके अगर रिलायंस वाले रिफाइनरी खोलने वाले हैं, अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी, मैंने भी आपको बताई थी, आपको क्या लगता है वो रिफाइनरी का पैसा अंबानी जेब से देगा? नहीं, पूरा लोन से। गवर्नमेंट क्यों देगी? सारा लोन लिया जाएगा, पूरा लोन वो प्रोजेक्ट किया जाएगा और उस पे कुछ प्रतिशत हिस्सा ये केस करेंगे, केस देंगे, बाकी मोस्टली हिस्सा किससे आएगा? लोन से आएगा। फिर जैसी रिफाइनरी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तब उससे जो मिलेगा उससे वो लोन चुकता करते रहते हैं। अभी लोन लेके एक इन्वेस्टर्स आ गया, फैक्ट्री लगा दी, 6 महीने यहाँ पे विरोध चल रहा है कि हमें हमारा हक दो, वो हम नहीं भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हमें अब वो कंपनी वाला सोचेगा कि मारे लोन भर किस्त भरने हैं ने दिखा हक काला उठाई कौन। और कई बार 4-4 साल तक प्रोजेक्ट अटक जाते थे, 4-4 साल तक। बीच में आपको पता है ये एक कौन सी कंपनी थी, स्टील कंपनी थी, अरे नाम नहीं आ रहा है, बुढ़ापा आ गया कहाँ से नाम आएगा, बंगाल में गई, 3 साल उसकी फैक्ट्री खोलनी नहीं दी, 3 साल तक उसके लोन चढ़ता रहा। अल्टीमेटली वो वहां से उठा के और गुजरात में लगाई। गुजरात ने छूटें दे रखी थी बहुत सारी, यहाँ तो स्टील की थी या ऑटोमोबाइल की थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। हाँ एक तो नैनो कार का था, ये नैनो वाला भी सही है। एक ये एल्यूमिनियम का, सॉरी स्टील एल्यूमिनियम कंपनी थी। तो क्या हुआ, 3 साल तक स्टक पड़े रहे, फिर यहां जाके काम शुरू किया। तो ऐसे स्टेट में कोई भी फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता, तो इन्होंने ताइवान ने ये सारा कर लिया, सरलीकृत प्रक्रिया है। जितनी प्रोसेस सिंपल होगी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा। ये उन देशों के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है जो अधिक इन्वेस्टमेंट प्राप्त करते हैं। और हमारे ये काम का क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी स्टडी करती है और यहां से जो जो इनको बढ़िया मिलता है वो चीजें अपने देश में भी वो लागू कर लेते हैं। इसके साथ साथ में कई सारी द्विपक्षीय पहल, द्विपक्षीय समझते हो,
इसमें कई सारी चीजें होती है, देखो बाईलेटरल, ट्राईलेटरल, मल्टीलेटरल। बाईलेटरल मतलब द्विपक्षीय, जिसमें दो पक्षों के बीच में समझौता हुआ, जैसे इसमें क्या लिखा है, भारत और इसराइल के बीच में। त्रिपक्षीय मतलब तीन पक्ष होते हैं। मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय, जिसमें एक दो या दो से अधिक होते हैं। तो जैसे द्विपक्षीय तो दो देशों के बीच में व्यापारिक समझौते होते हैं। तो इस तरह से द्विपक्षीय पहलों के बारे में बताऊं तो भारत और इजराइल के बीच में एक बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई, द्विपक्षीय निवेश संधि हुई। किसके बीच में हुई है? भारत और इजराइल के बीच में। साथ ही इन्होंने भारत और ईएफटी व्यापार आर्थिक टेपा के अधीन 100 बिलियन के निवेश की बाध्यकारी प्रतिबद्धता भारत की एफडीआई प्रवाह के लिए अच्छा संकेत है। 100 बिलियन डॉलर के लिए इन्होंने कहा कि हम प्रतिबद्धता जताते हैं कि हम इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में आके करेंगे। 100 बिलियन डॉलर भी अच्छी राशि मानी जाती है। बशर्ते इन समझौतों को अगर बढ़िया से लागू किया, ये इंडिया ईएफटी है, टीएपीए है, ये बीआईटी है, अगर ये बढ़िया से लागू होता है तो हम 100 बिलियन डॉलर का लागू करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि इनको पता है अगर ये ढंग से लागू होगा तो निवेश का वातावरण बढ़िया बनेगा, और निवेश का अच्छा वातावरण बनेगा तो हम यहाँ पे आके निवेश करेंगे, अदरवाइज हम निवेश नहीं करेंगे। इसके साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच में भी एक समझौता हुआ है, इससे भी हमारा एफडीआई बढ़ेगा। देखो मैं एक बात बताऊं, ये दुनिया के साथ में हमारे जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, अभी भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ, पहले इंग्लैंड के बीच में हुआ था, ओमान के साथ में हुआ था। इन समझौतों का अल्टीमेट उद्देश्य जो होता है ना, वो होता है एफडीआई लाना और व्यापार इजी करना। व्यापार इजी करना कि भाई आप टैरिफ वेरिफ मत लगाना, हमारी वस्तुएं आने देना, हम आपकी वस्तुएं भी आने देंगे। एक उद्देश्य ये होता है। और दूसरा उद्देश्य होता है इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाना। मेक इन इंडिया का क्या मतलब था? आपने सुना हुआ है मेक इन इंडिया, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था मेक इन इंडिया मतलब दुनिया की दूसरी देशों की कंपनीज को कहा गया था भारत में आओ और यहां पे सामान बनाओ, और फिर यहां से आप दुनिया के दूसरे देशों को बेचो। अब इससे आपको पता है यूरोप की, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया आई, तो उन्होंने कहा कि यहां आके बनाओ, क्योंकि आपका माल यहां सस्ता बनेगा, क्योंकि यहां ह्यूमन रिसोर्सेस सस्ता है, मजदूरी सस्ती है, यहां आपको सब चीजें सस्ती मिलेगी। तो आपकी वस्तु की प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर आप पूरी दुनिया को बेचना, इससे हमें भी फायदा। हमें क्या फायदा है? हमारी जीडीपी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। और आपको क्या फायदा है? आपकी कंपनी को लाभ अधिक होगा, सीधी बात है। नहीं तो आप अमेरिका में बनाओगे तो वो चीज लाख रुपए में बनेगी, वो यहाँ आपकी 10,000 में बन जाएगी। तो कोई भी कंपनी क्या चाहेगी, 10,000 में बनाना या लाख में बनाना? 10,000 में, ताकि वो लाख में बेच के 90,000 रुपए कमा लेगी। तो मेक इन इंडिया का मतलब यही था। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इस योजना के तहत हम आपको बहुत सारी छूटें देंगे, आपका 24 घंटे में क्लियरेंस करेंगे, आपको सस्ते लोन देंगे, आपके लिए भूमि के ऊपर टैक्स फ्री करेंगे। अब ये सारे सारे लोग लुभावने नहीं कहेंगे, कंपनी को लुभावने है वो ऑफर दिए गए मेक इन इंडिया में। ऐसा परिणाम क्या हुआ? दुनिया भर की कई देशों की कंपनीज भारत में आई और इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो ये एफडीआई कहलाएगा। भाई मेक इन इंडिया के तहत कोई भी कंपनी आके भारत में काम करेगी तो हम उसको क्या कहेंगे? निवेश कहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इससे हमारे को टेक्नोलॉजी भी मिलती है, विदेशों की टेक्नोलॉजी भी मिलती है कि कौन सा देश किस तकनीकी से काम करता है। तो बहुत फायदे होते हैं इंटरनेशनल ये ट्रेड के, ये इन्वेस्टमेंट के बहुत फायदे होते हैं देश को। और यही कारण होता है कि हमारे देश के जो आला अधिकारी है, मंत्री वगैरह, ये विदेशों इसलिए विदेशों में जाते हैं। हमें तो लगता है कि घूमने जा रहे हैं, वो घूमने का उद्देश्य नहीं होता है। घूमन तो उनको कौन दे? पब्लिक मिले। आपको पता है मंत्रियों को कौन बाहर जाने देता है? मंत्री लोग जितने बड़े पद पे जाता है, घूमना करना बंद है उसका।
फ्लाइट में बैठे, वहां उतरे, वहां भी प्रोटोकॉल 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 प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में 40-40 आदमी साथ रहते हैं, आप कहाँ जाओगे? आप कहीं नहीं जा सकते। आपको कैद कर लिया, आप जेल में है। आपको बॉडीगार्ड वगैरह गाड़ियों में ऐसा घेरा हुआ होता है कि आप बाहर की दुनिया देख नहीं सकते। घूमना करना तो दूर की बात है। तो ये मंत्री लोग वहां जाते हैं ना, उनका उद्देश्य क्या होता है? इस तरह से डील करवाने हैं। मंत्रियों में विदेश मंत्री है, वित्त मंत्री है, प्रधानमंत्री है। लारे तो कई जाहिर आवे मन ओळखे कोई कोने दौड़पट में घूमे आवे रो, वो चल जाता है। लेकिन जो मेन कैबिनेट है ना, वहां के लोग अगर के जाते हैं, अब एस जयशंकर अगर जाएगा या निर्मला सीतारमन जाएगी तो निश्चित तौर पे किसी न किसी एग्रीमेंट के लिए जाएंगे। अनौपचारिक यात्राएं नहीं होती, इनकी सारी यात्राएं औपचारिक होती, फॉर्मल। फॉर्मल यात्रा में आपका पूरा कोड है, कहाँ कहाँ खाना है, खाने में क्या बनाना है, ये सारी चीजें पहले से प्रोसीजर तय होता है। किस गाड़ी में बैठना है, कितने बजे किस जगह मीटिंग है, कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसे कि 3 दिवसीय यात्रा पे गए तो 3 दिवस का पूरा टाइम टेबल फिक्स है इनका। इन 3 दिवस के समय के अंदर बीच में 10-10 15-15 मिनट का ब्रेक मिलता है बस। आगे कुछ नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट या हुआ हो जाओ, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। पूरा ग्रुप साथ में होता है, मंत्री सीनियर आईएएस साथ में, सेक्रेटरी साथ में होते हैं, ट्रांसलेटर साथ में होते हैं। तो वहां पूरा का पूरा दल बैठता है और वहां जाके ये सब एग्रीमेंट किए जाते हैं ताकि हम अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर सके। गृह देश पर वैदेशिक एफडीआई का प्रभाव, अब ये बात कह रहा है कि किसी भी देश, जैसे गृह देश मतलब जैसे भारत कह दो, भारत पर विदेशों से कोई अगर एफडीआई आती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? समझ रहे हो? इफेक्ट क्या पड़ेगा? अब आपको बता दूं इफेक्ट क्या पड़ सकता है। अब आपको ये बात तो पता है, अब विदेशों से अगर एफडीआई आती है तो एक तो देश के अंदर रोजगार क्रिएट होगा, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, देश के अंदर विदेशी पूंजी आएगी, देश के अंदर तकनीकी आएगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की आय बढ़ेगी, देश के अंदर आपके यूं समझ लीजिए कि देश का विदेशों के साथ में एक प्रकार से संबंध बढ़ जाता है। ये एफडीआई के फायदे हैं। अब अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो देश की इकोनॉमी लॉक हो जाती है, लॉक्ड इकोनॉमी। और लॉक्ड इकोनॉमी आजकल सर्वाइव, आवाज मत करो पीछे, आजकल सर्वाइव नहीं करती। ठीक है? तो अंतरराष्ट्रीय निवेश आर्थिक एकजुटता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एकजुटता। पूरी दुनिया के देश क्या हो जाते हैं? एकजुट हो जाते हैं। यहां आवक एफडीआई, आवक का मतलब क्या हुआ? ओ आउटवर्ड एफडीआई, बाहर से आने वाली एफडीआई। ठीक है? आवक एफडीआई निवेशक के विश्वास को दिखाती है। निवेशक विश्वास करता है तभी वो निवेश करता है, अदरवाइज वो निवेश नहीं करेगा। पाकिस्तान में तो कोई नहीं कर रहा चीन के अलावा, कोरिया में तो कोई नहीं कर रहा, उत्तरी कोरिया में। क्यों? क्योंकि निवेशक को विश्वास नहीं है वहां पे। तो आउटवर्ड एफडीआई जो है, आउटवर्ड मतलब जो बाहर से पैसे आते हैं उसको हम आउटवर्ड कहते हैं। इसको ओवरसीज भी कह सकते हो आप, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस देखो ओएफडीआई को ओडीआई भी कहते हैं। ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल नहीं है, ऐसा नहीं वनडे इंटरनेशनल ओडीआई मैच। इस ओडीआई का मतलब है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओ का मतलब है ओवरसीज, ओवरसीज मतलब समुद्र पार ही है, क्योंकि दुनिया के सारे देश हमारे लिए समुद्र पार है। समझ गए? हमारे वैदिक शास्त्रों में भी लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति समुद्र पार की यात्रा नहीं करेगा, ये पाप है। समुद्र की यात्राओं को पाप माना जाता था। समुद्र पार ये माना जाता था कि व्यक्ति दूसरी दुनिया में जा रहा है। पहले नहीं पता था ना भाई, फोगेरे वालों को थोड़ी पता था कि या गुटे बाड़े बुगो है। पहले लिए अलग अलग ये देश थे सारे अपने आप में। पहले छोटे छोटे गांव भी अलग अलग थे, किसी का कोई आपस में जुड़ाव था नहीं। आसपास के 150 गांव का जुड़ाव होगा, इससे ज्यादा जुड़ाव नहीं था। तो क्या होता था, जब जुड़ाव नहीं था तो आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं होते थे। तो हम लोग क्या मानते थे कि अगर भारत से कोई विदेश जा रहा है तो समुद्र में
पार करके गया मतलब वो किसी दूसरी भूमि में चला गया, वो अपवित्र हो गया। इसलिए समुद्र की यात्रा वर्जित मानी गई थी। हमारे शास्त्रों में समुद्र की यात्रा को वर्जित माना। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया कि कोई व्यक्ति अगर समुद्र में जाता है, इसका मतलब वो दूसरी दुनिया में जा रहा है, वहां अपवित्र हो जाएगा। और जब आपको पता है, जब 1857 की क्रांति आप पढ़ते हो, 1857 की क्रांति के अंदर एक कारण ये भी था कि भारत के सैनिकों को मिस्र भेजा गया, अफ्रीका भेजा गया, म्यांमार भेजा गया, तो समुद्र की यात्रा हुई तो सैनिकों ने कहा कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ है। तो इनको कहा कि आपको नौकरी करनी है तो आपको कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, इट्स ट्रांसफर, इट्स प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। हो गया केड़ा प्रोसेस, हम नहीं जाएंगे, हम समुद्र पार की यात्रा नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, अधर्म में पाप आए, तोबा, मर गया मैं तो गया। पहले ये बना हुआ था, ऐसा ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि दुनिया के बारे में पता नहीं था ना कि कौन सी दुनिया किधर है। अमेरिका की तो खोज ही नहीं हुई थी उस समय। तो ये ओडीआई का मतलब क्या हुआ? ओवरसीज, समुद्र पार, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या इसको ओडीआई कह दो या इसको ओएफडीआई कह दो। ओएफडीआई का मतलब आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दोनों बातें एक ही है। क्योंकि आगे मान लो ओडीआई आएगा, आगे आने वाला है, तब आप फिर कहोगे सर ये ओडीआई क्या, तो मैं पहले ही समझा देता हूं, दोनों एक ही है। तो ओएफडीआई घरेलू फर्मों के अंतरराष्ट्रीयकरण और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करता है। कितनी बढ़िया बात लिखी है कि ये एफडीआई जो है वो कोई भी घरेलू फर्म है, घरेलू फर्म जैसे सक्सेस पॉइंट है, ये घरेलू फर्म है। और मान लो अमेरिका का कोई बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, येल यूनिवर्सिटी, इसमें अगर पैसे डाले कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गणपत सिंह, इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहिए, तो ये क्या हुआ? घरेलू फर्म का अंतरराष्ट्रीयकरण। और उदाहरण तो जोर दी, उदाहरण दूसरे का क्यों दे, अपना ही दे ना। तो बढ़िया काम है तो अपना उदाहरण दे दो, भूडो काम है तो बीजू करो दे दो। देखो आप अच्छे हैं तो फिर आपका अच्छा उदाहरण आपका होना चाहिए। तो घरेलू फर्मों का अंतरराष्ट्रीयकरण जनरली एफडीआई से होता है और फिर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। हाल के दशकों में विकासशील अर्थव्यवस्थाएं ये एफडीआई तेजी से स्रोत के रूप में उभरी हैं और 2000 के लगभग 7% से बढ़कर अभी एफडीआई बढ़ के कितनी हो गई है 24 तक, 30% के आसपास एफडीआई है वो ग्रो कर गई है। पहले 100 रुपए होती थी तो अब 130 रुपए एफडीआई आने लगी, दुनिया भर में हो रहा है। ये चार्ट है, इसमें बताया गया है कि किन देशों में कितनी एफडीआई हो रही है। अब बताओ अधिक एफडीआई कहां हो रही है? 69.5%। ये कौन से देश है? डेवलप इकोनॉमी। डेवलप इकोनॉमी कौन सी? विकसित अर्थव्यवस्था, अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, सॉरी चीन विकसित नहीं है, इंग्लैंड। चीन अपने आप को विकासशील कहता है और अमेरिका कहता है विकसित है। इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है। मतलब चीन कह रहा है कि मैं गरीब हूं, अमेरिका कह रहा है तुम गरीब नहीं है। अब लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि चीन कह रहा है कि मैं गरीब हूं अभी भी विकासशील, अमेरिका कह रहा है कि तू विकसित हो चुका है। ये इसलिए कि विकसित होने के बाद में कई सारी विशेष अधिकार समाप्त हो जाते हैं। विकसित होने के बाद में डोनेशन देने पड़ते हैं, लेने वाला सिस्टम बंद हो जाता है। इसलिए बेटा गरीब बना हुआ है, वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि मैं डेवलप हो चुका हूँ। ये वही बात हुई कि गांव में भी कोई एडु चंदे रोन काम आवे जदे के मोटे थाय कोटी घणा तो हूं मारे तुम्हारे कर्जो बीजो, अरे तो थारे कोटी पैया दी है बड़ा, तू मोटे मोटे गाड़ियों में फरे, तू कहीं 10,000 बता दे ना ना, मारे जिम्मेदार है बीजे। 2 मिनट में वो विकासशील बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये सिस्टम, विकासशील बनने की जो भावनाएं है ये चीन में अभी भी बनी हुई, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि तू ऐसा है नहीं, विकसित हो चुका है। अब स्वीकार करना नहीं करना होगा, क्योंकि विकसित और विकासशील की कोई डेफिनेशन है नहीं, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। एक निर्धारित परिभाषा हो तो दिक्कत नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। और डेवलपिंग कंट्री में कितना आ रहा है? 30.5 आ रहा है। तो विकासशील देश है ना भारत जैसे देश,
अब पूरी दुनिया में जितना भी एफडीआई इधर उधर हो रहा है, उनमें सबसे अधिक एफडीआई किधर जा रहा है? विकसित देशों की ओर। कम किधर आ रहा है? विकासशील देशों की ओर। सीधी बात है। देखो, कोई भी देश अपनी फैक्ट्री वहीं खोलेगा जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, नीतियां बढ़िया है, वहां पे ज्यादा काम होगा, तय बात है। हमारे देशों में कौन आएंगे? हमारे देशों में तो विकसित देशों से ही आएगा जो भी आएगा। तो अगर आपसे ये आंकड़ा याद रखना कि दुनिया भर की एफडीआई में किसका कितना रोल है, विकसित देशों का रोल अधिक है कि विकासशील देशों का? विकसित देशों का 69.5, शेष बचा 30.5 रोल किसका है? विकासशील देशों का। और आप अगर ये आंकड़ा 2000 में देखोगे तो ये कितना था? 7.2। अब एक पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है कि 2000 से लगातार लगभग लगभग आपके विकासशील देशों का निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है और विकसित देशों का निवेश प्रक्रिया धीरे धीरे नीचे आ रही है। ये सामान्य प्रक्रिया, हालांकि कदे कदे बढ़ भी गए हुए, कदे कदे नीचे भी आए हुए, लेकिन जनरल प्रोसेस ये है कि ये देखो, ये बढ़ने की प्रवृत्ति रख रहा है और ये लगातार घटने की प्रवृत्ति रख रहा है। ठीक है, क्योंकि विकासशील देश भी ठीक ठीक होने लग गए। अभी इसके प्रश्न कैसे आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कि दुनिया भर की ये वैश्विक एफडीआई मतलब दुनिया भर में जो एफडीआई हो रहे हैं, उसमें विकसित देशों का योगदान विकासशील देशों की तुलना में अधिक है। फिर ऑप्शन आता है 2000 से लेकर वर्तमान तक या 25 तक, इन 25 सालों में विकासशील देशों की ओर इस रोल जो लगातार बढ़ा है, विकसित देशों का रोल लगातार घटा है। इस तरह से इसमें 3-4 कथन बन जाते हैं। तो आपको अगर ये दिमाग में ऐसे रहेगा ना, तो कथन देख के आप इजीली उसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसा सवाल बन सकता है इसका? इसको इस हिसाब से ध्यान रखना। भारत की भारत की प्रवृत्तियां क्या रही है? जो निवेशक है वो भारत में किस तरह से काम कर रहे हैं, भारत को किस तरह से निवेश प्राप्त हो रहा है, उस पे हम बात करते हैं। तो भारत का वैदेशिक निवेश पथ उसके निवेश विकास पथ के संदर्भ में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, भारत के साथ में क्या स्थिति है बाहरी निवेश की? लगातार क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है। जहां घरेलू कंपनियों की क्षमताओं, रणनीतिक परिसंपत्तियों, वैश्विक उत्पादन प्रणालियों में एक्सेस प्राप्त करने के लिए तेजी से विदेशी उपक्रमों का उपयोग हो रहा है। अब इस बात को आप समझना, ये क्या क्या समझना है? एक्सेस, एक्सेस क्या होता है? पहुंच। जैसे मैं बताऊं, आपने सक्सेस पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, अब डाउनलोड तो कर लियो लेकिन कोर्स खुल नहीं रहे है। तो आपने कहा कि यहाँ तो दो तरीके, यहाँ तो पैसे दे दो, एक्सेस पहुंच निर्धारित हो जाएगी, यहाँ कोई जुगाड़ बिठा दो, मनो कह दो मार कौन करी करो 4 महीना वास्ते, तो मैं फोन करके कह दी उसका एक्सेस थोड़ा बढ़ा दो। आपकी अगर किसी भी जगह पहुंच हो जाती है ना, उसे एक्सेस कहते हैं। ये पहुंच स्थापित करने के लिए लाइजनिंग की जा सकती, लाइजनिंग है मतलब संबंधों का उपयोग किया जा सकता है। संबंधों का उपयोग फोन करके करवाना, और यहाँ पेमेंट करके करवा सकते हो। और बाकी हाँ, टेलीग्राम वो इलीगल तरीका हो, वहां केस हो जाता है। टेलीग्राम से फिर क्या है कि इलीगल हो जाता है, थोड़ा अवैध तरीका हो जाता है। वो लीगल वे नहीं है, बाकी कर तो सकते हैं लेकिन वो लीगल वे नहीं होता, वो थोड़ा इलीगल वे हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के संदर्भ में बात आती है तो हम इलीगल तरीके से काम कर नहीं सकते। एप्लीकेशन में चल जाएगा लेकिन यहाँ पे वो नहीं चल पाएगा। यहाँ काम करने के लिए आपको यहाँ तो लाइजनिंग यूज करो। लाइजनिंग का मतलब फोन। अब जैसे हारमुज से जहाज निकलवाना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो $20 लाख दो इनको तभी वो जहाज निकलने देंगे। एक जहाज निकलने के उन्होंने कहा पैसे दो निकाल दो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लाइजनिंग यूज करो। लाइजनिंग कैसे की जा सकती है? ईरान से सीधी बात कर लो कि देखो ये चीजें हैं, हमने भी आपको, जब अमेरिका ने आपके ऊपर सैंक्शन डाले थे तब भी हमने आपसे तेल खरीदा था, तो आप हमारा साथ दीजिए। या आप चीन से बात कर लो, चीन कह देगा वहां से आ जाएगा। मतलब लाइजनिंग यूज करनी पड़ेगी आप, नहीं तो संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो या तो लाइजनिंग या पैसा, और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो एक्सेस, अब विदेशी कंपनियां 3 जगह एक्सेस प्राप्त करना चाहती है। एक तो घरेलू कंपनियों में, जो यहाँ की डोमेस्टिक कंपनी, उसमें विदेशी कंपनियां चाहती है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट डालो।
तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसमें फिर कई बार विदेशी कंपनी उस घरेलू कंपनी को खा जाती है, पता ही नहीं चलता। खा जाते हैं, एकदम से कवर कर लेता है, पूरा कब्जा हो जाता है उसका, वो संस्थान गई। फिर वो लास्ट में कहते हैं उस घरेलू का निवेशक को, भाई कितना रुपया चाहिए बता, तो 50 करोड़ ले ला फ्री। वो घरेलू कंपनी गई। तो कई बार बड़े जीएंट होते हैं ना, बड़ी कंपनियां, ये छोटी कंपनियों को खा जाते हैं, पता भी नहीं चलता, पूरा मार्केट गया उसका। संपत्तियां क्या होती है? रणनीतिक परिसंपत्ति किसे कहते हैं? परिसंपत्ति मतलब संपत्ति, यही मानो एसेट्स। रणनीतिक क्या होता है? रणनीति का मतलब स्ट्रेटजिकल। स्ट्रेटजिकल क्या होता है? जो युद्ध के लिए बनाया है लेकिन युद्ध में प्रयोग नहीं होता। जैसे कोई परमाणु बम है, परमाणु बम युद्ध में यूज, लेकिन वो स्ट्रेटजिकली है, डराने के लिए कि हमारे पास है, ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय प्रेशर क्रिएट होता है। अब उत्तरी कोरिया को कोई छेड़ क्यों नहीं रहा है? परमाणु बम है, होगा मारो बम पड़े ठोक दी ले जाएगा माता है। मैं तो वैसे क्यों था ना, बर्बाद कर दो। अब वो डेली कह रहा है कोई न कोई तो हमारे ऊपर करो, कहीं कुछ तो करो। अभी 2-4 दिन पहले रॉकेट डाल दिया जापान पे। जापान वालों का मत करो। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली, जैसे अपने पास में अग्नि मिसाइल है, बैलिस्टिक। अब अग्नि मिसाइल है तो आपको पता है मिसाइल देश पे नहीं छोड़ी जाती, हालांकि ईरान ने तो छोड़ दी। ईरान ने मिसाइल डाल भी दी डीगो गार्सियो पे, 4,000 किलोमीटर लंबी। बैलिस्टिक मिसाइल को कोई भी रक्षा तंत्र बचा नहीं सकता। ये जितने भी रक्षा तंत्र है ना, कि इससे मिसाइल हवा में उड़ा देंगे वगैरह, ये सब दूसरी मिसाइलों पे लागू है, बैलिस्टिक मिसाइल पे लागू नहीं। कुछ भी नहीं हो सकता, वो सीधा आके अटैक करेगी, रुकेगी नहीं। हमारे पास में अग्नि है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाई थी, 5,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज है उसकी। आपको पता है अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को कह रखा है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाओगे, क्योंकि युद्ध होता है तो इसको रोका नहीं जा सकता। और इंटरेस्टिंग बात एक और सुनिए, अमेरिका ने जिन देशों को छूट दे रखी है बैलिस्टिक मिसाइल की, उनको कह रखा है कि आप 5,000 किलोमीटर से अधिक की नहीं बनाओगे, ताकि अमेरिका तक नहीं पुगे। क्योंकि वो 15,000 किलोमीटर दूर है, उसके आसपास 5,000 किलोमीटर में कोई है नहीं। दुनिया का कोई देश ऐसी मिसाइल नहीं बनाएगा, अगर बनाएगा तो अमेरिका उसके ऊपर हमला करेगा। ये नियम भारत पे भी लागू है, चीन पे भी लागू है, रूस पे भी लागू है। जिन जिन देशों ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है, वो लॉन्ग रेंज की बनाएगा तो 5,000 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? ताकि उस देश तक कोई मिसाइल नहीं आएगी। ये 1960-70 के समझौते हैं। आपने पढ़ा नहीं क्या? भारत की परमाणु नीति में पढ़ी हो? ठीक है ना, पढ़ो ते पढ़िया कर दो। पढ़ाई थन करनी कौन? पढ़ाई करे अपने दुश्मन, अपन क्यों पढ़े? इतने सब होने के बावजूद भी आप लोगों से ना मेरी शिकायत एक और है, कि आप वरिष्ठ अध्यापक हैं, हो जाएंगे, भगवान की मेहरबानी रहेगी, आपकी मेहनत रहेगी तो। आपको पता है कि आप दुनिया के ऐसे पैसे में जाने वाले हैं, ऐसे प्रोफेशन में जहां किसी भी प्रकार की अनैतिकता को स्वीकार्यता नहीं। हालांकि कई जगह नहीं है, लेकिन शिक्षक होना आसान बिल्कुल नहीं है। बावजूद उसके अब लड़कों की तरफ से कई बार लड़कियां शिकायत भी करती, कई बार मैं देखता हूँ शिकायत क्या करे। आप सोचिए कि आपकी कोई बहन पढ़ रही हो किसी कोचिंग सेंटर में, या आपकी भाभी पढ़ रही हो, या आपकी वाइफ पढ़ रही हो, अगर उसको कोई बच्चा लड़का परेशान करे। परेशानी के कई तरीके होते हैं। परेशानी का तरीका ये है कि क्लास में ऑल टाइम घूरना। अब इसमें कोई क्या कर सकता है? लड़की तो ज्यादा कर नहीं पाएगी, घर कहेगी तो उसकी
छुड़ा देंगे उसको, कोचिंग के जाना नहीं, अपने रहने दे। परेशानी का दूसरा तरीका ये हो सकता है, पीछा कर लेना। यहां से बाहर निकले, बेचारी घर जा रही है, पीछे पीछे चले जाओ, आप कर कुछ नहीं पाओगे, लेकिन उस मेंटली हरास तो कर दिया। तब आप में और रेपिस्ट होने में फर्क क्या है? रेपिस्ट क्या करता है? शारीरिक रूप से शोषण करता है, और आप मानसिक शोषण कर रहे हो। कोई विशेष फर्क तो नहीं है। और कैसे परेशान किया जा सकता है? और परेशान ये है कि बाहर चाय पीने की छुट्टी भी हुई है तो 10 मिनट ही उसको कोई कमेंट पास कर दो, टॉन्टिंग कर लो। ये चीजें मुझे आपसे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। गली में चलते हुए छपरी लोगों को हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनसे हम इससे अधिक उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते, और आप भावी शिक्षक हो रहे हो, तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद भी नहीं रखता हूं। और मैं चूंकि कह रहा हूं तो इसके पीछे कोई रीजन है। बिना रीजन आपको पता है कि मैं कुछ कहता नहीं, और क्लास में तो बिल्कुल नहीं कहता। और सबको कह रहा हूं, इसका साफ मतलब है कि सब अपराधी नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की होगी तो वो सुधर जाओ, और जिन्होंने नहीं की है तो भविष्य में ऐसी कोई भी हरकत ना करो। मेरा उद्देश्य यही होता है। देखो, मेरा तो क्या है, 5-7 दिन में बैच पूरा हो जाएगा, और होना भी कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूं कि जीवन में भी कभी आप किसी गलत रास्ते पे ना जाओ, आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, बस मैं तो ये चाहता हूं। क्या आपने, मैं आज आपसे उम्र में भी बड़ा हूं, अनुभव में भी बड़ा हूं। कभी ऐसा कहीं पर भी आपने देखा कि मेरी वजह से कोई परेशान है? मैंने किसी को परेशान नहीं किया। ये बच्चियां हैं तो कभी भी खुल के बात कर सकती है, करती भी है। आप लोग भी कर देते हो। कोई व्यक्तिगत समस्या होती तो आप व्यक्तिगत मिलके भी समस्या साझा करते हो। क्यों? क्योंकि भरोसा है कि सर कोई ना कोई समाधान देंगे। छोटी उम्र है, तो ऐसी कोई भी हरकत अपनी तरफ से ना हो। कई बार गलती हो जाती है, तो आगे से ध्यान रखो, अपने व्यवहार को संयमित रखो। देखो, नौकरी लगना करना ये सब दूसरी चीज है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। नौकरी लग के भी क्या कर लोगे? कल परसों एक बाड़मेर में केस सुना नहीं आपने? एक मास्टर ने और लड़की प्रेमिका ने मिलके बेचारे छोरे को मार दिया। अब बताओ, वो तो सरकारी नौकरी था ना। अब नौकरी लगने से क्या हुआ? आदमी अगर अच्छा नहीं है तो अब उसकी जिंदगी जेल में कटेगी। 3 जानें चली गई, एक मर गया, 2 जेल में मरेंगे। उस नौकरी का क्या मतलब रहा उसका? उसने नौकरी प्राप्त की है तो डेफिनेटली 2-3 साल पढ़ा भी होगा। तो क्या नौकरी लगने से जीवन में सारे चीजें हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। नौकरी, मैं डेली कहता हूं ना, आजीविका का साधन है। निजी क्षेत्र में कर लो या गवर्नमेंट में कर लो या खुद का कर लो, नौकरी से जीवन यापन होता है, इससे अधिक कुछ नहीं होता है। इसलिए कहता हूं कि पढ़ाई सेकेंडरी है, नौकरी सेकेंडरी है। प्राथमिक होता है आपका एक अच्छा व्यक्ति बनना, ताकि आपकी वजह से कोई सुरक्षित महसूस करे, कोई डरा हुआ महसूस नहीं करे। और जिस दिन किसी पुरुष से कोई स्त्री डरा हुआ महसूस करे ना, उस पुरुष के जन्म और जीने पे धिक्कार है। मैं हकीकत बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको बल क्यों दिया है? पुरुष को बाहुबल और मानसिक बल इसलिए दिया जाता है कि आप रक्षा कर सकें। आपकी वजह से कोई अगर दुखी होता है, तो मुझे लगता है कि आपका पुरुष होना व्यर्थ है। ठीक है ना? तो मेरे कम शब्दों में आप अधिक समझना, क्योंकि अधिक शब्द अधिक नहीं समझा पाते, कम शब्द अधिक प्रभाव डालते हैं। आपने नोटिस किया होगा कई बार, छोटी सी 2 लाइनें होती है शायराना अंदाज में, या कोई गंभीर उक्ति होती है, 2 लाइनों में आदमी अपनी जिंदगी तलाश लेता है, क्या लिखा है इसने के। तो कम शब्द बोल रहा हूं, आप अधिक समझना इसको। और उम्मीद कर रहा हूं कि जीवन के किसी भी मोड़ पे आप कभी कोई गलत ना करें। कुछ गलती हुई है तो रिग्रेट करना, सॉरी बोल दो, बात खत्म। और भविष्य में किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ भी ना हो, मैं तो यही चाहता हूं। बाकी देखो, आपकी इच्छा है। एक शिक्षक होने के नाते हम कह ही सकते हैं, क्योंकि यहां सुधार नहीं करोगे तो कभी कोई
थाने पहुंच गया ना तो जीवन नरक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मजाक मजाक में कई बार जिंदगी झंड हो जाती है। इसलिए मस्त पढ़ो, आओ जाओ, जिंदगी जियो, ऐश मौज करो, लेकिन अपने दायरों को कभी मत भूलो। आपकी वजह से कोई खुश है तो उसके साथ रहो, क्या दिक्कत है। आपकी किसी के साथ ट्यूनिंग बैठती है तो ठीक बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं किसी से, लेकिन आपकी वजह से कोई टॉर्चर नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी वजह से कोई टॉर्चर हो रहा है। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो या जैसे कोई दो साथी है, समझ में आ जाएगा, एक दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी दुखी हो रहा है, छोड़ो। तो दुखी हो रहा है तो छोड़ो ना उसको, अपने उसकी आदतें अलग है। हम सभी को हमारी दृष्टि से नहीं देख सकते, सबका अपना स्वभाव होता है। तो ऐसे ध्यान रखें, अच्छे से रहें, बढ़िया रहें, आचरण चरित्र हमेशा पवित्र रखें। जीवन तभी आसान होगा। मेरा जीवन इसलिए आसान नहीं है कि मैं नौकरी लगा हुआ हूं, ये तो मैं 17 साल से हूं। नहीं लगा हुआ था तब भी मैं बढ़िया कर लेता, ये आपको पता है। भाई नौकरी चली भी जाएगी तो आपको क्या लग रहा है मैं खत्म हो जाऊंगा? नहीं, मैं मेरा काम वैसे करूंगा। लेकिन मेरा जीवन इतना आसान है, भगवान की कसम, एक सिंगल डर नहीं मेरे दिमाग में, क्योंकि कभी आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया, आज तक। तो जिस व्यक्ति ने कोई गलत नहीं किया होता ना, उसको कभी डर नहीं होता। आपने अगर 15 साल पहले भी गलत किया ना, तब भी डर रहेगा यार, क्या पता पुलिस को पता चल गया होगा, क्या पता। ये आदमी जीना नरक हो जाता है। तो मुझे इस बात का हमेशा से सुकून रहता है कि मैं आराम से जिंदगी जी सकता हूं। मैंने आज तक किसी का कोई गलत नहीं किया, इंटेंशनली नॉन इंटेंशनली। तो मेरी सुबह और शाम बड़ी आराम से होती है, काम करता हूँ। नहीं होगा तो प्लान आपको बताया हुआ है, बेसाड़ा कॉलेज, घर पे स्विमिंग पूल बनाएंगे, ये योजना तो बनी हुई है। तो नहीं होगा तो चला जाऊंगा, कम से कम दुखी तो नहीं किया ना किसी को। ये जीवन सरल इसलिए कहना, जीवन सरल होना चाहिए ताकि ऐसे ऐसी उलझने नहीं होनी चाहिए। तो आप समझदार हैं, इन चीजों का ध्यान रखें। और मुझे क्या है कि अच्छा भी नहीं लगता, पता है आपको कहना, लेकिन नहीं कहूंगा तो आप ही मुझे कहो कि 5 साल बाद सर उस समय हमें समझा देते तो हम कभी जिंदगी में गलती नहीं करते। एक चोर वाली कहानी आती थी पहले, छठी सातवीं कक्षा में। एक आदमी ने बड़ी चोरी की, कोर्ट में गया, कोर्ट ने पूछा कि चोरी क्यों की, तो कि मेरी माँ के कारण की। क्यों? क्योंकि मैं जब छोटा था, स्कूल जाता था, तीसरी चौथी क्लास में, एक पेंसिल चुरा के लाया था, माँ ने कुछ नहीं कहा कि बेटा ठीक किया। उसके बाद ही मेरे हौसले बुलंद हुए और मैं चोरियां चोरियां करता गया, करते करते आज बड़ा चोर हो गया, ये सिर्फ माँ के कारण हो। और उसी समय माँ वो पेंसिल चोरी की थी ना, उसी समय पेंसिल लेके दो थप्पड़ मार देती ना, तो मैं जिंदगी में चोरी नहीं करता वापस। मैं तो अबोध था, अबोध था। लेकिन माँ तो समझदार थी, उसको तो समझाना चाहिए था। तो आज अगर मैं, आप कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और मैं नहीं समझाता हूँ, तो 5 साल बाद आप ही मुझे ये कह सकते हो कि सर हम गलत जा रहे हैं, आपको पता था, आपने समझाया क्यों नहीं? आप उस समय समझा देते तो हम शायद उस डायरेक्शन में नहीं जाते। बस हमारा वो धर्म है, वो हम पूरा करते हैं, समय समय पे करते रहते हैं। कई बार कोई नहीं भी होता तब भी हम बोलते हैं। शिकायतें छोटी मोटी आती रहती है। कल अब थर्ड ग्रेड के बैच में एक पिताजी का फोन आया मेरे पास। तो वो बोले कि मेरी बच्ची आ रही है और एक लड़का उसको परेशान कर रहा है। कभी बोलता कि इंस्टा की आईडी दो, कभी कहता स्नैप नैप। तो मैंने कहा क्लास के अंदर बाहर, तो कि नहीं सर, क्लास बंद होने के बाद जब मेरी बेटी आ रही थी तो बीच में किसी ने उसको, वो कई दिनों से कर रहा है ऐसा, तो मैं पहले बताना चाहिए, है ना। तो अब मेरे को तो रात को ही पता चला, आज अब उसका इलाज करेंगे। अब देखो इतनी स्थिति आ गई, तो इलाज क्या होगा? इलाज ये होगा कि छोटा मोटा भी अगर मामला पुलिस के पास जाता है ना, तो आपको पता है कैरियर बर्बाद। फिर ऐसी शिकायत छोटी मोटी सेकंड ग्रेड में मेरे पास आ गई, तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। मैंने कहा आपसे नहीं होता, वो तो ठीक है, बच्चे हैं, एल 12वीं करके अभी 2 साल भर पहले आए हैं, तो वो सारे 17-18 साल के हैं, तो हो सकता है कि भूल बस कोई गलती हो गई हो, समझा देंगे। लेकिन आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं है। आगे से भविष्य में मैं, हालांकि बैच लंबा नहीं रहा, ये पूरे साल भर की पहली शिकायत है। तो आगे से ध्यान रखें, बढ़िया रहें। और मैं ज़्यादा शिकायत के वो बहुत ज़्यादा वो प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा।
और एक गलती माफ भी है मेरी तरफ से, तो मैं जीवन दान देता हूँ, सबको मैंने दिया है। तो आगे से ऐसी कोई भी नहीं हो कि अंदर से अपने को भी बुरा फील हो। तो मस्त पढ़ाई करो, क्योंकि अपन पढ़ने आए हैं ना। आपको पता है जीवन बड़ा मुश्किल है आगे। जिसका जटिल हो गया उसका बहुत मुश्किल है। कई बार आदमी को जीवन समाप्त करना पड़ता है, इतना मुश्किल हो जाता है। और अगर जीवन आसान है तो छोटा लगता है। जिसका जिंदगी आसानी से चल रही है उसको लगता है समय दौड़ रहा है। जिसका कठिन समय आता है ना, तब लगता है कि समय कितना मुश्किल से गुजरता है। बुरा समय आने आने के बाद पता चलेगा कि टाइम बहुत मुश्किल से गुजरता है। अच्छा समय से हमें पता नहीं चलता समय कितना दौड़ता हुआ जा रहा है। तो कभी भी बुरा समय लौट के आ सकता है। इसलिए अच्छे कार्य करें ताकि वो ऐसा स्थिति भगवान करे कभी जिंदगी में ना आए। तो विदेशी निवेश वित्त वर्ष 24 में कितना था? 14.4 बिलियन था। अब 25 में कितना हो गया? 23.6 बिलियन। अब सीधी सीधी बात है कि ऊपर जो बात लिखी हुई थी ना कि हमारी लगातार विदेशी निवेश में क्या हो रहा है, प्रगति हो रही है, तो अब आप देख सकते हो कि 14.4 से बढ़ के कितना हो गया? 23.6। ये क्या है? ये प्रोग्रेस है। क्यों हुई? एक कारण क्या बताया है? ग्रीनफील्ड परियोजना। ग्रीनफील्ड समझते हो आप? और संयुक्त उद्यमों और अधिग्रहणों से प्रेरित था। संयुक्त उद्यम तो हो गया, आपको समझ में आ गया कि जैसे दो या दो से अधिक इन्वेस्टर्स मिलके कोई अगर फैक्ट्री खोलते हैं तो संयुक्त उद्यम हो गया। अधिग्रहण क्या होता है? कोई फैक्ट्री चल रही है पहले से ही, उसको किसी और को दे देना और वो उसको कंट्रोल में ले लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिग्रहण। वो आता है ना अखबार में, भूमि अधिग्रहण। कि कंपनी लैंड एक्वायर करती है, हाईवे बनाना है, तो भूमि को सरकार क्या कर लेती है? अधिग्रहण कर लेती है। अभी चल रहा है ना ये सौर प्लांट में, क्या चल रहा है? अधिग्रहण ही तो है। लैंड एक्वायरी तो कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे ये लीज कर रहे हैं और एक्वायरिंग में फिर हमेशा के लिए चली जाती है। 26 में भी 10.2 बिलियन तक आ गया है। तो इस तरह से वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भी, वैश्विक अनिश्चितताएं चल ही रही है दुनिया भर में पिछले 2 साल से, उसके बावजूद भी भारत के अंदर ये लगातार निवेश क्या हुआ है? बढ़ा है। अब आप अगर ये देखोगे कि अप्रैल 23 से अगस्त 25 तक हमारा कुल ओडीआई कितना हुआ है? 48.3 बिलियन है। ओडीआई समझ गए क्या? एडवाइस तो बताइए। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज का मतलब क्या होता है? समुद्र पारी है। आपको, आपने कैटेगरी ओसीआई सुनी होगी, जब आप संविधान का अनुच्छेद 2 पढ़ रहे होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पढ़िए। एक एनआरआई होते हैं, एक ओसीआई होते हैं, एक पीआई होते हैं, पीआईओ। तो ये 3 कैटेगरी होती है। वो आर्टिकल 2 में है। किसमें? किसमें? नागरिकता किसमें? 5 में। हाँ सॉरी, भाग 2 है। बूढ़ा पो आ गयो। भाग 2 आर्टिकल है आपके 5 से लेके 11 तक। 11 नहीं, 11। 11 की वे, ई 11 ई 11 11 थोड़ा बार बारह खड़ी सर। गुणतीन बारखड़ीन बीजीन वो तो कहीं ठाओ बीजो तो कहीं कोनी। उन वो बोलो 89। 89 तो ठीक है, चलो 79 89 ठीक है। 43 न किकर बोलो? 43 क्या 43? 92 92? हाँ। और थे ईमानदारी में किकर बोलो? बोलो। मैं भी ऐसे ही बोलता था पहले, है ना। फिर एक दिन एक बच्चे ने कहा कि सर आप, अब आपके ये शोभा नहीं देते। तो फिर मैंने पूरा सीखा इसको, पूरी हिंदी विभाग से वो पूरी बारहवीं डाउनलोड करी। और उसके बाद में मैंने
पूरा 92 93 94 95 हमें बे तीन गलते हुए घणे को हुए पर कदे कदे हूँ मारे फ्लो में हूँ बाड़मेर वाले में उठने हैं गलते ही हुए बस। या फिर जब हिंदी में कोशिश करता हूँ ना बोलने की तब तब अब ठीक हो गया है। बीच में बहुत गंदी स्थिति 19 उगधणनीस कई ना कई संधि लागी है 19 हाँ। तो कुल संचयी ओडीआई का लगभग 82% शीर्ष 10 गंतव्य देशों की ओर रहा है। सिंगापुर का 27% आंकड़ा है, यूएसए का 16 है, संयुक्त अरब अमीरात का 10% है और मॉरिशस का 9% है। इसको आप देखिए भारत के ओडीआई की भौगोलिक संरचना क्या रही है। भारत की अगर ओडीआई की बात करें तो भारत को हमें जो ओडीआई मिला है सबसे अधिक सिंगापुर से मिला है। कितना? 27%। हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है सिंगापुर से आ रहा है अधिक। क्यों सिंगापुर में क्यों आ रहा है? उसके बाद देखिए, चलो ये बाद में बताता हूं। उसके बाद देखो अमेरिका से, यूएई से आ रहा है, मॉरिशस से आ रहा है 9%। बताओ ये छोटे छोटे देश भारत में इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं? इसके पीछे आपको कारण पता है क्या? इलीगल कारण है। इलीगल कारण कैसे चलता मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे भारत का कोई व्यक्ति है, उसने यहाँ फर्जी तरीके से करोड़ रुपए कमा लिए करप्शन कर करके। वो व्यक्ति क्या करेगा? वो भारत में जो पैसे का टैक्स नहीं भरा उसको अपन ब्लैक मनी कहते हैं। जिस पैसे का टैक्स नहीं भरा वो सारी क्या कहलाती है? ब्लैक मनी। जैसे कोई नाई की दुकान है और नाई मान लो महीने के लाख रुपए कमा लेता है, साल के 12 लाख हो गए, उसको टैक्स भरना चाहिए क्योंकि वो टैक्स के दायरे में है। नहीं भर रहा है तो वो नाई के पास सारी प्रॉपर्टी ब्लैक मनी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब्जा कर सकता है उसके ऊपर। अब इस तरह से जो ब्लैक मनी होती है, या नाई का उदाहरण दिया था, नाराज नहीं होना है। यहाँ अपन दर्जी का भी दे सकते हैं, कोचिंग का भी दे सकते हैं, मेडिकल स्टोर का भी दे सकते हैं। नाई याद आएगा कि हमारे बाल कटाना तो याद आयो तो वो बोल दियो। अब आप सोचो इस तरह से, ये तो अपन ने छोटा उदाहरण दिया, बड़ी फर्म में अरबों रुपए का घोटाला करती है, करोड़ों रुपए का। ये अधिकारी वगैरह जितने भी होते हैं ना, ये करोड़ों के मालिक है सारे। ये लोग बिजनेसमैन के साथ मिल जाते हैं और फिर अपना पैसा दे देते हैं बिजनेसमैन को। अब इस पैसे को वो भारत में इन्वेस्ट कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप भारत में किसी भी जगह इन्वेस्ट करोगे तो गवर्नमेंट पूछेगी व्हाट इज द सोर्स ऑफ द योर इनकम, आपकी आय का स्रोत क्या है। अब स्रोत कहाँ बताएंगे? स्रोत बता नहीं सकते क्योंकि टेबल रहे ऊपर में और नीचे हम लियोड़ा, स्रोत कहाँ से बताए? बता ही नहीं सकते। अब बाहर रूप में लियोड़ा, अब कोई ऑप्शन क्या बचा? तब ये लोग क्या करते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धोना। लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? धोना। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे को धोना। अब ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के तरीकों को क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अभी ये लोग पैसे जैसे तैसे भेजेंगे सिंगापुर या मॉरिशस, ये ऐसे देश है, सेफ हेवन कहा जाता है ब्लैक मनी वालों के लिए। वहां चला जाएगा, स्विस बैंक में फायदा नहीं है ना, स्विस बैंक को उल्टा ब्याज देना पड़ता है। मतलब आप स्विस बैंक में पैसे रखोगे ना, आप ब्याज दोगे उसको, वो थोड़ी देगा आपको, वो नहीं देगा। आपको पैसे रखने रखो और आप सालाना इंटरेस्ट देते रहो। वह नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, ये इसे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं जब आप उल्टा ब्याज देते हो। अब पैसा सिंगापुर चला गया। अब इसके लिए एजेंट होते हैं बहुत सारे। अभी वो सिंगापुर से क्या करेगा? इंडिया में एफडीआई करवाएगा। सिंगापुर में कोई डमी कंपनी बना दी, वहां से वो भारत में इन्वेस्ट करेगा, सारा पैसा क्या हो गया? वाइट। इसलिए इन देशों से सबसे अधिक एफडीआई आता है। ये भारत सरकार को पता है। मैं जेडे एक अदने शिक्षक ना ध्यान है, तो आपको क्या पता? आपको लगता नहीं कि ये वित्त मंत्रियों को नहीं पता? सबको पता है।
सबको पता है। बीच में 4 साल पहले पनामा फाइल आई थी, आपको पनामा पेपर्स करके। ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, इन सब के मनी लॉन्ड्रिंग के नाम थे। करोड़ों अरबों रुपए यहां से कहां भेजे, पनामा भेजे। तो हमारे इस तरह से पैसे घूम के आ रहे हैं और यहाँ आके इन्वेस्ट हो जाता है। इन्वेस्ट होने के बाद में इन कंपनीज का फायदा इनके पास में बिल्कुल लीगल तरीके से जाता है, लीगल तरीके से। तो डमी कंपनी बना देते हैं वहां पे, और डमी कंपनी यहाँ आके इन्वेस्ट कर लेती है। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया चल रही है, इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इनके ऊपर काम करने की जिम्मेदारी होती है ईडी की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी सुनते हो, ईडी ने छापा लगाया। ईडी का सच में काम ये है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है उससे क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है। ब्लैक मनी क्या होती है, जिसका टैक्स नहीं भरा उसको क्या कहते हैं, ब्लैक मनी। और मतलब अपन कहते हैं 2 नंबर, कैसा पैसा, 2 नंबर का पैसा। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं, इस वजह से सिंगापुर से हमें सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट प्राप्त होता है। बाकी मॉरिशस से, नीदरलैंड से इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, आता है। आगे बढ़े। विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समझते हो? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट 2 जगह होता है। एक होता है कंपनी वगैरह में, ये धरातल पे सिर्फ एफडीआई कहते हैं। शेयर मार्केट वगैरह में होता है, उसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसको FII भी कहा जाता है, इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको FPI भी कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। समझ गए? FPI, भारत का FPI पैटर्न आवर्ती चक्रों को दर्शाता। आवर्ती चक्र मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। अभी ट्रंप जैसे ही कहता है कि युद्ध अब समाप्ति की ओर है और हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, उस समय शेयर मार्केट ऊपर आ जाता है। घंटे बाद में ईरान का स्टेटमेंट आता है कि तेरे जैसे आदमी से मेरे जैसा आदमी कभी बात नहीं करेगा। कल बोला उसने, ईरान वाले क्या बोला कि तेरे जैसे व्यक्ति से मेरे जैसा व्यक्ति कभी बात नहीं करेगा। मतलब उसका एटीट्यूड देखो बंदे का, कि तेरे जैसे व्यक्ति से मेरे जैसा व्यक्ति कभी बात नहीं करेगा। और शेयर मार्केट फिर नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि लग गया कि युद्ध रुकना नहीं है। तो जैसे ही एक स्टेटमेंट से शेयर चढ़ रहा है, दूसरे स्टेटमेंट से शेयर वापस गिर रहा है। इसलिए ये ऐसे चक्कर बंदा बना हुआ है, कभी FPI में ऊपर नीचे होता रहता है। ये वैश्विक वित्तीय परिवर्तनों से संबंध होते हैं और भारत पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित करता है। तीव्र बहिर्प्रवाह की घटनाएं भी होती कई बार। तीव्र बहिर्प्रवाह समझ गए? एक आधा युद्ध होते सारे पैसे लोग वापस उठा लेते हैं, तीव्र गति से पैसा चला जाता है। और 1 मिनट में शेयर मार्केट धड़ाम, और अखबार में आता है कि निवेशकों के 8 लाख करोड़ डूबे। तो निवेशक के घाते आए क्यों भैया? मैं ही घात्या था, एक बार 40,000 रुपया घात्या था, बीजोड़ दिन 32,000 गया। मैं को धूड़ ये घर ला रहे अकाउंट अपने खोलने कौन मन बैठे बैठे कई दोस्त कहो कि ये डबल वे 3 शेयर मार्केट में। मैं को ठीक है, मैंने डाला, मैंने अकाउंट खुलवाई कर, मैं को 40,000 गाती, मैं देखी एक बार। तो उहे दिन इस घातिया था, बीजोड़ दिन है युद्ध हुआ। मैं उन फोन की, मैं थे मन बर्बाद कर दियो थे, मन की उतारे। मैं को 32,000 रुपया तो गया, 40,000 ला रहे 8,000 ही पासा काटो का रहने दे दो, कि हमें गया तो इंजी पा, अब कुछ नहीं करना, छोड़ दे, अखने आप 80,000 होंगे तब निकाल देंगे। तो मैं बेटा गया है, हम की काले देखा था तो पासा 16,000 हुआ है। हमें युद्ध रुके तो मारा पासा 40,000 आती हूँ ले ले निकालने। मेरे को मुनाफा नहीं चाहिए। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि जैसे ही मेरा वापस बराबर होगा मैं उसी समय क्लिक करूंगा, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मानसिक शांति पूरे दिन आदमी मोबाइल माथ भागड़े पूरा दिन। मैं तो देखिए, मैं तो छोड़ दिए, मैं को नहीं। एक दिन गया था मैंने, एक दिन माथा पड़ी पूरी करी। तो करते हैं लोग, करते हैं। देखो, शेयर मार्केट में पैसा डालना करना इन्वेस्टमेंट है, ये गलत भी नहीं है, बट इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज हो, आपकी कुल संपत्ति का कुछ हिस्सा 1-2% डालो, वो ठीक है। इसमें लॉस भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, बट इसमें टाइम बहुत चाहिए। पूरा दिन शेयर मार्केट पे नजर रखो,
एक एज ए स्टूडेंट कोई काम करना शुरू करता है फिर उसकी पढ़ाई छूट जाती है। इसलिए बचना चाहिए इन चीजों से। ये कौन करते हैं पता, जिनके पास में लाखों रुपए पड़े हैं, तो किसी ने जैसे 5-10 हजार डाल दिए, 50 हजार डाल दी, तो उनको लॉस वाली बात नहीं है, वो ठीक है, पड़ा रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। तो 2000 वित्तीय संकट के बाद 2013 के टेपर टेंटम के दौरान यह भी एक घटनाक्रम है, महामारी वगैरह भी आई है ना, इसके लिए उतार चढ़ाव लगातार होते रहते हैं। और अब एफपीआई देखोगे ना, अब तो भारत के अंदर 22 में माइनस में हुआ था, क्योंकि ये कोरोना वोरोना के कारण हुआ था। और 25 में 2.7 अमेरिकन बिलियन डॉलर है, 24 में ये 41 अमेरिकन बिलियन डॉलर था। जब इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में होती है ना, तो फिर पैसे आते खूब है, इकोनॉमी बुरी कंडीशन में होती है तो जाते। अभी जैसे ये 26 में माइनस में गया, क्यों? क्योंकि इस समय शेयर मार्केट अपने सबसे गिरे हुए स्तर पे है। तो वित्त वर्ष 26 के दौरान एफपीआई में उतार चढ़ाव देखा गया, जो मुख्य रूप से घरेलू व्यापारिक आर्थिक कारकों की बजाय वैश्विक कारकों के कारण हुआ है। घरेलू कारणों के कारण नहीं हुआ, बल्कि वैश्विक कारणों के चलते हुआ है। आंकड़े अस्थिरता दर्शाते हैं। 6 माह में नेट आउटफ्लो, 3 माह में पर्याप्त नेट इनफ्लो देखा गया है। परिणाम स्वरूप वर्ष दर वर्ष के लिए मामूली निवल विशेष रहा। ठीक है, ये छोटे मोटे पॉइंट है। तो ये वित्त वर्ष 26 में बहिर्वाह की अवधि वैश्विक वित्तीय स्थितियों के सख्त होने के समय के साथ मेल खाती है। अमेरिकन ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि, जो अक्सर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संपत्ति और सुरक्षित निवेश को बढ़ावा देती। ये मैं लाइन समझाता हूं आपको, ये समझ में नहीं आई होगी। अमेरिकन ट्रेजरी यील्ड, अब जैसे मेरे पास मान लो पैसे हैं, मुझे इन्वेस्ट करने हैं। अब मेरे पास कई सारे ऑप्शन है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीद सकता हूँ, जी सैक जैसे हमने कल बात की। मैं शेयर मार्केट में डाल सकता हूँ। मैं अमेरिका के गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी पेपर है वो भी खरीद सकता हूँ। दुनिया भर में जब संकट आता है ना, तो इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदते हैं। उनको पता है कि इसका कभी भी पतन होने वाला नहीं। जैसे ही ये युद्ध वगैरह स्थितियां खराब होती है, तब लोग अमेरिका के बॉन्ड खरीदते हैं, ट्रेजरी यील्ड खरीदते हैं। इसको कहा जाता है फ्लाइट टू सेफ्टी। लोग दुनिया भर से पैसा अपना निकाल निकाल के क्या खरीदते हैं? अमेरिका के बॉन्ड खरीदते हैं। सुरक्षा के लिए फ्लाइट करना। जैसे भारत का शेयर मार्केट उनको लगेगा कि डाउन जा रहा है, यहां से निवेशक पैसा निकाल के फ्लाइट टू सेफ्टी सीधा कहां इन्वेस्ट करेगा? अमेरिका के अंदर। इस चक्कर में अपने जैसे देश जो है उनके शेयर मार्केट गिर जाते हैं। तो ये स्थितियां इसमें आती है। तो विदेशी निवेशकों ने भारतीय साझेदारी अब थोड़ी थोड़ी कम कर दी, यहां तक कि स्वैच्छिक प्रतिस्पर्धा का जो मार्ग है उसमें भी अनियमितताएं देखी गई है। मतलब कहने का साफ मतलब है कि एफपीआई कम हो रहा है, घरेलू कारणों से नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल कारणों से हो रहा है। और वैश्वीकरण के बाद आपको पता है, इकोनॉमी केवल घरेलू कारकों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि वैश्विक कारकों से भी। अब आप देख ही रहे हो, लड़ रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका। और पेट्रोल पंप माथे गाड़ी रे माथे लोडा दे दिन एक भर रहे हुए तेल, काल एक वीडियो आयो देखो थे, जाने कोई जिंदगी भर हुए रे हमें पासो तेल भरानो पड़े तो हुए के क्यों करे तो 5 लीटर हलो आ है। क्या जरूरत थी उसको ऐसे करने की? ऐसे कर करके बाड़मेर में कल पेट्रोल खत्म करवा दिया। आज तो खूब पड़ा है, वापस अप्लाई आ गई, खूब दिक्कत नहीं थी वो। उन्होंने खत्म क्यों हुआ? क्योंकि सब चले गए पेट्रोल पंप पे। अब मेरी बच्ची मुझे कल पूछती है, पापा ये पेट्रोल पंप पे पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है? मैंने कहा देख बेटा, एक उदाहरण देता हूँ समझ। तो क्या हुआ मैं बता, देख पानी पूरी का कोई गाड़ा आया तेरी गली में, तो क्या हाँ, सारे घरों वाले ये बटियान कटोरियां ले लेके जाएंगे तो क्या होगा? तो क्या पानी पूरी खत्म हो जाएगी। बस ऐसे ही हुआ। पेट्रोल पंप तो ठीक था, फिर सारे लोग गाड़ियां ले लेके वहां चले गए तो क्या हुआ? तो पेट्रोल खत्म हो गया। बस यही स्थिति थी, सब चले गए। किसी ने कह दिया कि अब पेट्रोल वगैरह आगे आने वाला नहीं है, तो भाई एक बार गाड़ी भरा दोगे तो क्या हो जाएगा?
कुछ नहीं होना, शांति से बैठे रहो ना, 2 दिन में सप्लाई आ जाएगी। और एक पैनिक कर दिया मामला और एक कृत्रिम तरीके से पेट्रोल पंप बंद कर दिए। ये हमारी कितनी गंदी आदत है। जबकि आप ईरान देखो, ईरान बर्बाद हो रहा है, बावजूद उसके आपने किसी एक सिंगल नागरिक ने ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मुद्रास्फीति 1000% से ऊपर चली गई है, करोड़ रुपए के नोट जारी कर दिए, लेकिन जनता पूरी एक हो रखी ईरान की। अमेरिका की हार यही है कि ईरान की पॉपुलेशन पूरी एक हो रखी। एकता उसे कहते हैं जब देश संकट में है तो लोग सब साथ में। ऐसे नहीं कि अव्यवस्था कर दें, चीजें नहीं मिल रही मूलभूत वहां पे, लेकिन नागरिक कह रहा है कि हम चलाएंगे कैसे भी करके, आप तो जवाब दीजिए, जैसा होगा देख लेंगे। ऐसा नहीं कि पेट्रोल ले जाए बस अपने मीडिया वाला दिख रहा हैंग 11 हो गया, आई नहीं पेट्रोल, अफरा तफरी, बंद हो गए पेट्रोल पंप मोटे। मारे जोड़े तो एसपी कलेक्टर वैन इया तो बेल पुलिस वाला फोन करो, यहाँ करो, ए जितना भी ये घूम रहा नहीं तो उठा उठे को जेल में थोड़ी देर घंटों देर यहाँ उठाओ महीनों, फालतू पूरी मीडियाबाजी करके और एक पैनिक कर दिया, लोगों को भी पैनिक कर दिया। जबकि ऐसी स्थितियां जनरली होती नहीं है, थोड़ा ध्यान शांति रखे तो सप्लाई आ जाती है। लेकिन ना, कल एक डोकरो आयो मन हम मनो के पेट्रोल पंप भाई साहब केत मळे, मैं थारे ये पेट्रोल है कुदरो तो 40 किलोमीटर पड़े, तो 40 किलोमीटर तो चला पहला 40 किलोमीटर थाना के जानो, थारे ये उम्र में थे के जाओ, तो कि मैं तो कहीं टाबर ले आना ले जाना को स्कूल छोड़ी आवा, स्कूल कितनी किलोमीटर किलोमीटर तो भाई 2 किलोमीटर थाना दुंदरो बेण तो 20 दिन चले हरोन माडी, 20 दिन तो पेट्रोल आ जाए तो पाछो भरा दे ये तो ही भराऊं तो रोन मानसिकता देखो आप। चलो ये देखो आप, इसमें ये तो कुछ नहीं है, ये ऊपर नीचे हुआ वही बताया गया है। अब आते हैं विदेशी मुद्रा स्टॉक पे। ये समझते हो मुद्रा स्टॉक? हमने शुरू में एक बात की थी फॉरेक्स की, बात की थी ना, फॉरेक्स की, फॉरेन एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसकी कस्टडी में रहता है? आरबीआई। इसमें कितनी मदें होती है? 4। कौन कौन सी? एक होती है फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है, एक मैंने आपको बताया था क्या, गोल्ड, और मैंने बताया था आपको एसडीआर, और एक क्या बताया था, आरटीपी। ये 4 चीजें मिलके क्या कहलाता है? फॉरेक्स कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स क्या काम आता है, दुनिया भर के दूसरे देशों को पेमेंट करने का काम कौन करता है? फॉरेक्स करता है। रुपए की कीमत को सेट करने का काम कौन करता है? फॉरेक्स करता है। और ये जितना हमारे पास में अधिक होगा उतनी इकोनॉमी मजबूत मानी जाती है। 1990 91 92 की मैंने बात बताई थी, उस समय ऐसी स्थिति आई थी हमारे पास में 2 दिन का पेमेंट, मतलब 2 सप्ताह मैक्सिमम कर लो, 2 सप्ताह पेमेंट करने का ही फॉरेक्स बचा था। आज हमारे पास में लगभग 2 साल के पेमेंट करने की क्षमता है। तो फॉरेक्स की स्थिति अभी क्या है? 16 जनवरी को जो आंकड़ा आया उसमें हमारे पास में फॉरेक्स कितना हो गया है? 701.4 बिलियन डॉलर। मतलब 2 से 2.5 साल तक हम दुनिया से सामान खरीद सकते हैं, भले 1 रुपया भी नया नहीं आए। हालांकि उसकी रिपोर्ट हर महीने में आती रहती है, तो ये आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बट हाँ दिमाग में रखना है कि काफी बड़ा है। आज तक हमारे पास में हाईएस्ट पहुंचा था एक बार 22-23 में 704.89 बिलियन डॉलर फॉरेक्स है हमारे पास में। 2025 के अंत में ये थोड़ा घटा था और अब ये वापस बढ़ा हुआ है। इसको प्रारक्षित निधि भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या लिखा है इन्होंने? प्रारक्षित निधि लिखा है। वैश्विक जोखिम भावना में हुए बदलाव और पोर्टफोलियो बहिर्वाह की घटनाओं के बावजूद भी भारत की स्थिति अभी भी ठीक बनी हुई है, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स पैसा बाहर निकालते हैं ना तो फॉरेक्स डाउन हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स ने बहिर्वाह किया है, पोर्टफोलियो बहिर्वाह की घटना हुई है, लोगों ने पैसे बाहर निकाले हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो फॉरेक्स है वो सस्टेन बना हुआ है, नीचे नहीं आया। आज भी 700 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास बना हुआ है।
ये भारत के लिए सबसे पॉजिटिव बात है। आरबीआई की एफिशिएंसी को दर्शाता है, मतलब आरबीआई की क्षमता को दर्शाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना बढ़िया काम करता है, ना तो कोई सरकार के प्रभाव में आता है, ग्लोबल सिचुएशंस पे पूरी नजर रखता है, डोमेस्टिक मार्केट पे पूरी नजर रखता है, और देश को हर सिचुएशन से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। इन्फ्लेशन को बराबर रखता है, ना ऊपर जाने देता है ना नीचे आने देता है। रुपए और डॉलर की जो वैल्यू है इसको मैनेज करके रखता है। अभी थोड़ा रुपया डाउन हो रखा है, अब देखना आरबीआई, जिस दिन आरबीआई को लगेगा ना कि अब रुपया डाउन है और चीजें नेगेटिव जा रही है, उस दिन ये मैनेज कर देंगे, ये मैनेज करके और नीचे ला सकते हैं, इनको पता है। लेकिन इस समय उनको पता है ये करना देश के लिए नुकसानदायक हो जाए, क्योंकि निर्यात अधिक है इस समय, और निर्यात अधिक है तो ये डाउन होना हमारे निवेशकों के फायदे में। तो चुपचाप देखते रहो, बस वॉच करते रहते हैं ये, और ये सारा काम आरबीआई करती है। विदेशी मुद्रा वगैरह, ये पेमेंट पॉलिसीज, आपको क्या लगता है इकोनॉमी इतनी आसानी से चलती है? एक एक घटना पे नजर रखना पड़ता है। बाकी इंडिया जैसे देश में जहां सिविक सेंस जीरो, नागरिकों की समझ जीरो है, यहाँ पे कोई भी दो लोग आपको रोड पे बीच में दो ड्राइवर आपस में बातें करने लग जाएंगे, लारे भले जाम लागे। सिविक सेंस देखो, इतनी देर में अरब में उठाई फांसी टेक दे, बहता बहता गेट खोले गुट को थूक दे, बताओ। बहता बहता माउंटे में उतरो बाहर आवे जोने कोई गटर खोलियो, आपने देखा नहीं कभी? खोले ध्यान को नहीं, कितनी देर में करतो करतो है कराओ जाओ पूरा। सिविक सेंस जीरो। सिविक सेंस का मतलब होता है नागरिकों की समझ। अगर यहाँ पे कोई कह देना कि पेट्रोल की थोड़ी कमी है, ध्यान रखना, तो जावे पास 4-5 जना के काम गया हो तेल भराने वास्ते, भले तेल टंकी फुल है और बावजूद ही भरानो हुआ। सिविक सेंस जीरो। जिकेरे घरे गैस रो चूल्हो कोनी, वही टंकी ले जा रही हो तो गाले क्या मतलब था? यहाँ के नागरिक, जब किसी देश में बड़े लेवल पे ये स्थितियां हो ना, उस देश की इकोनॉमी को संभाल के रखना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यूरोप थोड़ी है या कोई अमेरिका थोड़ी है जहां नागरिकों की समझ जबरदस्त होती है। यहाँ समझ के मामले में लाइट चोरी करो, अभी कौन डाल जाओगे कौन याद आते जन, अब चले जाओ गांव में क्या हो रहा है, बिल नहीं भरेंगे भाई साहब, बिल क्या वर्षों में, तो लाइट लो तो बिल को भरो ना, बिल नहीं भरेंगे, भाड़ों को दियो नहीं, गाड़ी में बेहे बताओ। अरे बस में बैठा हो भाड़ो, मारे को है कौन, थारे को नहीं है तो क्यों चढ़ियो, हमारे घर जानो है, 10 रुपया ले रहा, आधो भाड़ो दई, आधो की तू बूढ़ू हुए तो मैं की आधो भाड़ो दई। स्टाफ है, अरे स्टाफ है तो भाई कैसा स्टाफ है, तो तेल तो लाना पड़ेगा ना उसको कहीं से। सिविक सेंस जीरो। ऐसे देश में आरबीआई का रोल बहुत बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पे क्या है कि लोगों की माइंडसेट बड़ा गलत गंदे तरीके से काम करता है, यहाँ पे कोऑपरेटिव नेचर बिल्कुल नहीं है। पर्याप्तता के संदर्भ में देखा जाए तो हमारी निधि, अच्छा, 11 माह से अधिक की वस्तु आयात को सुरक्षित करने और 25 के अंत तक विदेशी ऋण के लगभग 94% तक के भुगतान के लिए पर्याप्त है। क्या लिख रहा है ये कि हमारे पास में जितना भी हमने विदेशों से पैसा उधार ले रखा है, हम 94% पैसा 1 मिनट में चुका सकते हैं। इतना पैसा हमारे पास में फॉरेक्स के रूप में है। मतलब आज जो भी हमारे लोन लिए हुए ना दुनिया से, उनको लोन को उतारने की 94% तो पैसा आरबीआई के पास आज भी पड़ा है। तो क्यों नहीं उतारे? पड़ा है क्योंकि इसका ब्याज अधिक मिलता है और वो ब्याज देना कम पड़ रहा है, इसलिए उतारो ही मत ना। उतार के क्या करना है? इसके इन्वेस्टमेंट में 6-7% मिल जाते हैं, 5% मिल जाते हैं, और जो लोन लिए हुए हैं वो 2-2.5% भी लिए हुए हैं, तो ठीक है ना, ब्याज ही भरो ना, क्या दिक्कत है? और अगर केवल आयात ही करें, निर्यात ना हो, तब भी हम लगभग 11 महीने से अधिक, मतलब 1 साल के भुगतान इजीली कर सकते हैं, केवल आयात करें तो। मतलब कोरी वस्तुएं खरीदें खरीदें, बेचे कुछ नहीं, तब भी हमारे पास में साल भर का बिल भुगतान करने का पैसा है। ये इससे यूज होता है, किससे? फॉरेक्स से।
तो थाने समझ में कोई बात कि हम अगर कतर से गैस खरीदते हैं तो पैसे किस में देंगे, डॉलर से ही तो देंगे, और डॉलर कहां से जाएगा, फॉरेक्स से जाएगा। ठीक है, ये स्थिति है। 2010 में ये 300 यूएस बिलियन डॉलर से भी कम थी, और 14 में 300 के आसपास था, और 25 में आते आते 26 में आते आते ये 701 हो गया। पिछले 10 साल में ये डबल से भी अधिक हो गया। अब इसकी लाइन आपको ये याद रखनी है। क्या याद रखोगे कि भारत का फॉरेक्स लगातार बढ़ रहा है, फॉरेक्स निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो एक बात तो ये समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए, अब इस फॉरेक्स में मैंने आपको क्या कहा था, चार चीजें होती है। कितनी, चार। एक होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट्स का मतलब समझे, डॉलर, पाउंड, युआन, फ्रैंक, मैंडरिन, ये सारे मतलब जो दुनिया की मुद्राएं हैं उनको क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स कहते हैं। दूसरा जो पोर्शन होता है फॉरेक्स में वो किसका होता है, गोल्ड का। तीसरा होता है आईएमएफ की मुद्रा है एसडीआर उसका। और चौथा होता है आरटीपी का। आरटीपी वो होता है जो एसडीआर का वो भाग जो हम किसी को उधार देते हो, आरटीपी कहलाता है। आरटीपी ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ द एसडीआर। समझ में आई बात। तो चार भाग होते हैं, चार में सबसे अधिक योगदान किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, और उसके बाद किसका, अरे मोटी गणा हुआ रहा, एसडीआर, उसके बाद किसका है, आरटीपी का। ये बात यहां लिखी हुई है। अब देखो ये जो ग्रीन है, लाइट ग्रीन देख रहे हो आप, ये लाइट ग्रीन है एफसीए है। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कलर किसका है, एफसीए का। तो पूरे इस पिलर में सबसे बड़ा योगदान किसका है, एफसी लिखा है ये, फॉरेन करेंसी एसेट्स। मतलब फॉरेक्स में हमारा जो 700 बिलियन डॉलर के आसपास का जो फॉरेक्स है उसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है, एफसीए का। एफसीए क्या होती है, फॉरेन करेंसीज। दुनिया भर की, जैसे आरबीआई के पास में जापान का येन पड़ा है, ब्रिटिश पौंड बड़ा है, अमेरिकन डॉलर होगा, इस तरह से युआन होंगे, फ्रैंक होंगे, यूरो होंगे, ये सारे मिला के क्या कहलाते हैं, एफसी कहलाते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स कहलाती है। दूसरे नंबर पे देखो कौन है, ये आ जाता है गोल्ड। गोल्ड के कलर का ही लिया इन्होंने भी। तो एफसीए के बाद में दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। कि भारत के फॉरेक्स में सबसे अधिक हिस्सा किसका, उसके बाद किसका है, इस टाइप से आरोही अवरोही क्रम आ जाता है। दूसरा ये आ जाता है कि भारत का फॉरेक्स लगातार बढ़ रहा है। ये बात कितनी सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है कौन, एसडीआर। चौथे नंबर पे कौन आ जाता है, आरटीपी। ठीक है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो इस तरह से चार कंपोनेंट्स होते हैं फॉरेक्स के अंदर। कितने, चार कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, एफसी करता है, उसके बाद में गोल्ड, फिर एसडीआर। एसडीआर होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोलते हैं उसको। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स मतलब ये आईएमएफ से कोई उधार ले आता है ना, तो वो आईएमएफ डॉलर में भुगतान नहीं करता। आईएमएफ केवल एक पेपर देता है जिसे हम एसडीआर कहते हैं। वो एसडीआर किसी भी देश को देख के आप पैसे लेके आ जाओ। तो ये किसकी मुद्रा है, किसकी है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मुद्रा। क्या कहलाती है, इसको पेपर गोल्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं, पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि एसडीआर एक सोने के रूप में भूमिका निभाता और होता एक पेपर ही है। इस फॉरेक्स पे मैंने 4 एक साल पहले ना एक क्लास ली थी, यूट्यूब पे डाली थी, 20 मिनट की, अलग से पूरी। तो अगर ज्यादा जानने की इच्छा हो ना, आपका मन हो कि इसमें और थोड़ा डिटेल से जानते हैं, तो यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाके चेक करोगे तो एक प्ले लिस्ट में है ऐसे इश्यूज पे बात की हुई है, और फॉरेक्स अलग वीडियो बना हुआ है। हालांकि आपके सेकंड ग्रेड में तो देखो नहीं आएगा, लेकिन सामाजिक के जो स्टूडेंट है ना, जहाँ आरबीआई के कार्य कोर्स में होते हैं, वहां फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई की कस्टडी में होता है। तो सबसे बड़ा काम है आरबीआई का ये। इच्छाएं हो तो आप उसको देख लेना, वहां थोड़ा
और डिटेल में मिल जाएगा, बाकी मोटा मोटा मैंने आपको ये बता दिया है। आगे बढ़ो। तो सोने का घटक तेजी से बढ़कर 117.5 बिलियन हो गया है। मतलब टोटल फॉरेक्स में सोने का योगदान कितने बिलियन का है, और टोटल फॉरेक्स कितना है, लगभग 700 में, उसमें से इतना ये है, जो लगभग कितने प्रतिशत है, 16.75% है। पहले यह 78.2 मिलियन बिलियन ही था, अभी ये बढ़ गया है। ये वृद्धि ऊंचे वैश्विक सोने की कीमतों के कारण है वो हुई है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं विनिमय दर। विनिमय दर समझते हो आप? एक्सचेंज रेट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रुपया डॉलर दे के रुपया लेना या रुपया दे के डॉलर लेना, ये क्या कहलाता है, एक्सचेंज कहलाता है। तो ये एक्सचेंज रेट मैंने आपको बताया भारत में मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है। क्या है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, मार्केट के अंदर ऊपर नहीं डाली गई है। मैनेज का मतलब क्या हुआ, आरबीआई उसको बीच में हस्तक्षेप करके क्या करती है, मैनेज करती है। मान लो रुपया बहुत कमजोर हो रहा है तो उसको मजबूत करती है, रुपया ज्यादा मजबूत हो रहा है तो थोड़ा उसको कमजोर करती है। ये काम आरबीआई करता है। कैसे कर सकते हैं, करने का तरीका फिक्स है, या तो मार्केट में डॉलर ज्यादा डाल देंगे या रुपया खींच लेंगे। तो रुपए और डॉलर का मैनेजमेंट करके आरबीआई विनिमय दर को कवर कर लेता है। तो आगे क्या लिखा है कि भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलर की तुलना में लगभग कमजोर हुआ है, 5.4% कमजोर हुआ है। ये ठीक उसी से उससे पहले की अवधि की तुलना में कुछ ठीक था पहले। जापानी येन के साथ रुपया सबसे अधिक मूल्यह्रास की स्थिति में शामिल हो गया है। अन्य एशियाई देशों की मुद्राओं में भी गिरावट देखी गई है, फिलीपींस का पैसो, इंडोनेशिया का रुपया, इनमें भी गिरावट देखी गई है। ये दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं की हालत बता रहा है। बाकी देखो विनिमय दर तो कवर करना आरबीआई के हाथ में है, वो कैसे भी करके उसको कवर कर सकती है। अल्पकालिक अवधि में भारतीय विनिमय दर का उतार चढ़ाव विदेशी निवेश की निरंतर बहिर्वाह विकसित और विकसित होते हुए समझौतों से प्रभावित होता है। देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, मार्केट में डॉलर जितने अधिक आएंगे उतना रुपया क्या होगा, कमजोर कि मजबूत? डॉलर अधिक आएंगे, डॉलर अधिक आ गए मार्केट में, ठीक है, तो रुपया क्या हो जाता है, कमजोर के मजबूत? मतलब जैसे एक उदाहरण देते हैं, मार्केट में $10 है, खरीदने वाले ₹1000 है, तो $1 की कीमत क्या हो गई, ₹100। डॉलर कितने मार्केट में, खरीदने वाले रुपए कितने मार्केट में, तो $1 की रेट क्या हुई, विनिमय दर क्या हो गई, $1 बराबर ₹100। अब मैंने क्या पूछा, डॉलर बढ़ जाते हैं, ये 20 हो गए, खरीदने वाले रुपए मान लेते हैं बराबर है, तो डॉलर की रेट कितनी हो गई, तो रुपया क्या हुआ, मजबूत। मजबूत हुआ ना भाई, पहले जो ₹100 से काम हो रहा था वो ₹50 में हो रहा है, तो रुपए की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। मान लो डॉलर कम हो जाते हैं, रुपया वही है, तो रुपया क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो मार्केट में डॉलर अधिक आने से रुपया मजबूत हो जाता है। अब रुपये को जब भी मजबूत करने की इच्छा होती है ना आरबीआई की, तब मार्केट में डॉलर डाल देते हैं। जब आरबीआई को लगता है कि रुपये को कमजोर करना है तो मार्केट से डॉलर खींच लो, मार्केट में डॉलर होगा ही नहीं, और उसको खरीदने के लिए लाखों रुपए पीछे भागेंगे, रुपया कमजोर हो गया अपने आप ही। तो रुपए को कमजोर करना है कि मजबूत करना है, ये गेम कौन खेलता है? ये खेलता है। अब आप मुझे पूछ सकते हो सर रुपया मार्केट में डॉलर कैसे डालेंगे, और जाइए फेंके तो आवे को माथे फेंके आवे जो। डॉलर डालने के लिए सिंपल तरीका है, नीलामी होती है, खरीदो। तो कई सारी कंपनीज, बैंक डॉलर खरीद लेती, रुपया दे देती है आरबीआई को, डॉलर मार्केट में चला जाता है। ऐसे डॉलर खरीद बेचान के जरिए डॉलर खरीदने वाले कंपनियां खूब है। और जब आरबीआई को डॉलर चाहिए उस समय आरबीआई कह देता है कि भाई हम आपको डॉलर पैसे देते हैं, हमें डॉलर दो। मार्केट से डॉलर किसके पास आ जाता है, आरबीआई के पास। मार्केट में क्या चला जाता है, रुपया चला जाता है। ये सारा गेम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खेला जाता है। तो कुल मिला के इसने क्या लिखा है कि इस तरह से बहिर्वाह विकसित होते हुए समझौतों से डॉलर अधिक आता है तो फिर आरबीआई लेके अपने फॉरेक्स में डाल देती है। ये सब सिस्टम चलता रहता है।
अंतरराष्ट्रीय निवेश की क्या स्थिति है, थोड़ा ये देख लेते हैं। पिछले दशक में अंतरराष्ट्रीय निवेश में आए परिवर्तनों ने वैश्विक विदेशी परिसंपत्ति को प्रभावित किया है। कैलेंडर वर्ष 24 में जर्मनी जापान को पीछे छोड़ते हुए 34 वर्षों में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा लेनदार राष्ट्र बन गया है। जर्मनी जापान को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक लेनदार राष्ट्र बना हुआ है, जो उसके चालू खाता अधिशेष और तेज होते हुए व्यापार प्रदर्शन को दर्शाता है। लेनदार क्या होता है? ठीक है, लेने वाला क्या यहाँ पे किसकी बात हो रही है? निवेश की बात हो रही है ना, यही तो लिखा अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थितियां तो बता रहा है। 2025 की 2 माही में भी बना हुआ है। जर्मनी और चीन दो सबसे बड़ी लेनदार अर्थव्यवस्थाएं हैं, जहां पे वस्तुएं बेची ज्यादा जाती है और पैसा ज्यादा प्राप्त किया जाता है। जिनके ठीक बाद जापान 3.6 ट्रिलियन के कोष के साथ में है। अमेरिका 26.1 ट्रिलियन के साथ से दुनिया का सबसे बड़ा देनदार बना हुआ है। और ब्राजील, फ्रांस, स्पेन का स्थान ठीक है। भारत की क्या स्थिति ये बताओ आप तो। भारत 11वां सबसे बड़ा देनदार है, भुगतान करने के मामले में 11वें नंबर पे जाता है। हम खरीदते हैं तो पेमेंट करने वाले लोग हैं, 11वां सबसे बड़ा देनदार है। अब विदेशी ऋणों की क्या स्थिति है? 24 में वैश्विक विदेशी ऋणों में वृद्धि जारी रही। देखो, विदेशी ऋण मैंने कहा गवर्नमेंट दो जगह से लोन लेती है, घरेलू और इंटरनेशनल। भारत के संबंध में अगर आपसे पूछें तो अधिकतम लोन गवर्नमेंट ने कहां से लिए? घरेलू लोन है कि बाहर से लिए हुए? घरेलू कि बाहर से? घरेलू। 90% ऋण सरकार ने कहां से ले रखे हैं? घरेलू। क्योंकि विदेशी ऋण हमारे को नुकसान देते हैं, ब्याज भरना पड़ता है ना, वो डॉलर में ब्याज जाता है। डॉलर में ब्याज जाएगा तो फॉरेक्स कम पड़ेगा, आपको ही पता है उसका। वैश्विक विदेशी ऋण पूरी दुनिया की बात करें तो 104.4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर रहा है। दुनिया भर की बात है, ये केवल भारत की नहीं है। पूरी दुनिया में लोन कितने दिए गए हैं? 104.4 ट्रिलियन के लोन दिए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.4% अधिक है। विकसित देश की भूमिका इसमें रही 88.1%। लोन देने में विकसित देश ही देंगे, सीधी बात है। और भारत और विकासशील देशों का जो मैटर है विदेशी ऋण का कितना हुआ है, नहीं 12% लिखे कौन, उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ऋण का विस्तार तेजी से दर्ज किया गया, जिससे उनका विदेशी ऋण बढ़कर 12.4 ट्रिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, तो भारत जैसी देशों का, ये विकासशील देशों पूरों का, केवल भारत का नहीं है ये। वैश्विक परिदृश्य में भारत विश्व स्तर पर 21वें स्थान पर है ऋण लेने के मामले में, और G20 देशों में भारत 11वें स्थान पर है इसके मामले में। विदेशी ऋण का स्टॉक अमेरिका 718 अमेरिकन डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.7% की वृद्धि हुई है। इस विस्तार के बावजूद भारत अपेक्षा पर सीमित रूप से ऋणग्रस्त है। अब भारत के ऊपर लोन कितना देखो, 718.2 बिलियन का लोन है, 718.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर। हमारे पास फॉरेक्स कितना है? मतलब आप कह सकते हो ना कि जितना भी लोन है हमारे ऊपर, उसका 94% हिस्सा हम फॉरेक्स से चुका सकते हैं। तो क्यों नहीं चुका रहे? क्योंकि फॉरेक्स पूरा दे दियो तो बिल की कर भरो। पूरा फॉरेक्स अगर दे दिया तो बिल कैसे भरोगे? पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये, फॉरेक्स को सरकार, आरबीआई इन्वेस्ट करती है कहीं और, सोने को इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट से पैसा अच्छा आता रहता है, तो क्यों बिल भरने हैं? ये वैसे भी ऋण सस्ते पड़ते हैं, ये ऋण से ज्यादा महंगे ऋण आते नहीं है। तो इसलिए ऋण पड़े हैं, ब्याज भरते रहेंगे आराम से, और हमारा जो पैसा है हमारे पास में रखेंगे, इससे हमारे को खूब सारा ब्याज मिलता रहता है, इसलिए हम चुकाते नहीं है। लेकिन कैपेसिटी में होना मतलब ये होता है इकोनॉमी अच्छी है, नहीं तो कई बार कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। पाकिस्तान देख लो ना, कैपेसिटी से बहुत बाहर जा चुका है। इवन अमेरिका के हालत भी लगभग ऐसे हो रखे हैं। अमेरिका के ऊपर लोन बहुत है,
ऋण की हालत खराब हो रखी है अमेरिका की। तो क्यों हो रखी है, अब इसके लिए मुझे पूरा 1-1.5 घंटे का अलग से सेशन लेके समझाना पड़े। धारे हम कौम रुकेंगे उन्हों पछा देखो ठावड़े। विदेशी ऋण से जीडीपी अनुपात भारत का कितना है, 18.4% है। मतलब ये है कि हमारी जो टोटल जीडीपी है उस जीडीपी का 18.4% ही हमारे ऊपर लोन है, तो हम इजीली इसको चुका सकने में समर्थ है। मतलब हमारे ऊपर जो भी लोन है ना वो भारत के चुकाने के दायरे में है, ऐसा नहीं है कि वो उससे बाहर जा चुके हैं। और जिस देश का ये हो जाता है ना हालत कि उसकी लिमिट से मामला बाहर चला गया, फिर उस देश को कोई भी देश उधार नहीं देता, फिर उसको आईएमएफ के पास जाना पड़ता लास्ट में। वैश्विक विदेशी ऋण में भारत की साझेदारी महज 0.69% ही है, जो वैश्विक ऋणग्रस्तता में छोटे योगदान को रेखांकित करता है। तो दुनिया के दूसरे देशों पे जो लोन है उस मामले में हमारा योगदान 1% भी नहीं है। मतलब हमारे ऊपर दुनिया के अंदर सबसे कम ऋणी देशों में से हम एक है। हालांकि कई बार अखबार वाले बेटे क्या करते हैं, पूरी लोन बटा जनसंख्या का भाग देके लिखते हैं कि प्रत्येक नागरिक के सिर पर इतना ऋण। अखबार में आता है ना, ऐसा नहीं होता ना, इनको कौन समझाए। हम ऋण पता है दो उद्देश्यों से लेते हैं, ये घाटा पूरा करने के लिए लेते हैं। वो हमने अभी तक इसमें 1 रुपया भी नहीं लिया है। ये जो 718 बिलियन का लोन है ना, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया हुआ है। कोई वर्ल्ड बैंक से लिया है, कोई जापान से बुलेट ट्रेन के लिए लिया गया है। ये सारा पैसा मतलब 1%, 0% इंटरेस्ट रेट पे आया हुआ है। तो एक लोन आता है कैपिटल बनाने के लिए, ये सारे वो लोन है, घाटा पूरा करने वाले लोन थोड़ी है ये हमारे ऊपर है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार विदेशों से पैसे ले सकती है? आप ले सकते हो? मैं तो मारता गुडला दोस्ती को दे नहीं, विदेशों में कौन देंगे। और तुम्हारे हालत एडी टाइट है, कहना फोन पे करो तो उठावे कौन के भैया मोंग सिरा। भारत का कोई भी राज्य पहले लोन नहीं ले सकता था, लेकिन पिछली इस सरकार ने ये व्यवस्था की है कि कोई भी स्टेट विदेशों से पैसे उधार ले सकता है, बशर्ते केंद्र सरकार उसकी अनुमति दे। अच्छा केंद्र की अनुमति क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत के किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी स्टेट ने या किसी भी कंपनी ने अगर विदेशों से लोन लिया है तो वो भारत सरकार के ऊपर ऋण माना जाएगा। मतलब जैसे आपने पैसे लिए ना, तो जैसे आपके परिवार के ऊपर लोन माना जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूट, जैसे रिलायंस वाला भी लोन लेता है, या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लोन ले लिया किसी दूसरे देश से, तो इस कंडीशन में ये लोन यूपी के ऊपर नहीं माना जाएगा। ये किस पे माना जाएगा? भारत पे माना जाएगा। क्योंकि यहां पे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया भारत के प्रतिनिधि के रूप में है। इसलिए सरकार कहती है कि भाई रहने दो, आप थे लोन ले लो, भरना कहना है पासा पासा भरना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भरने हैं वैसे, इसलिए आप हमारी अनुमति से ही लोगे, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लोन लिया है एक, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनुमति है। वो लोन ग्रीन बेल्ट और इनके लिए लिया हुआ है। यूपी ने 2-3 लोन ले रखे हैं। ऐसा लोन लिया जा सकता है, बस सरकार अनुमति दे। सरकार अनुमति किस बेस पे देगी? इस बेस पे नहीं देगी कि हमारी बीजेपी की सरकार है, हमें बीजेपी स्टेट है तो दे दे अनुमति। ऐसा नहीं है। सरकार अनुमति के लिए देखती है कि लोन किस लिए लिया जा रहा है, प्रोजेक्ट के लिए लिया जा रहा है या कोई बजट के लिए लिया जा रहा है, या ये 5 किलो घी योजना इनके लिए लिया जा रहा है। बाढ़ बढ़ाने वाली योजना आती है ना, पता नहीं कैसी कैसी योजना, ये बाल गोपाल मदन गोपाल योजना नावे ने आटो ना पावे ताबरन मदन गोपाल केड़ी नाम है, बाल गोपाल। पन्ना ध्याय अब योजना नाम दे दिया उसका। यूनिफॉर्म योजना, टाबरन यूनिफॉर्म दे, बे यूनिफॉर्म दे, बताओ।
क्या मतलब है? अपने आप लेगा बच्चा यूनिफॉर्म, और ये दूध पिलाने की कहाँ जरूरत है? छोरा घरे दूध पी आवे, गाय रोन, रिड्ढा रोन, बकरियां रोन, भैंस रोन, उंगो टाबरों ते पाउडर पाओ। क्या मतलब है उसको पिलाने का, बताओ? गांव के अंदर मैं बता रहा हूँ, हर घर में थोड़ा मोटो धीणो वही है, हर घर में होता है। और बच्चे चोरी कर करके दूध पी के आते हैं, जे एक लो दीठो दूध ना हो, पीन जावे दौड़ तो वहां ला रहे, कौन दौड़े हुए ला रहे। और आप उन बच्चों को पाउडर पिलाने के लिए, आपको पता है एक टीचर को नियुक्त किया जाता है, टीचर प्रार्थना में जबरदस्ती पिलाता है। कोई कहीं नहीं जाएगा, सारा बाबड़ा मोड़ लेटा में पीणू पड़ सके, क्यों कहाँ जाओगे आप? ऐसे ऐसे गिरा भी नहीं सकते उस दूध को, आपको पीना पड़ेगा। अब वो पाउडर पीना पड़ रहा है बच्चों को, जबकि वो ऑलरेडी पौष्टिक है। बट क्या है इसमें, फिर कुछ नहीं, घोटाला है और कुछ भी नहीं। पाउडर के नाम पे ये एक घोटाला है, जिसमें क्या होता है कि सबको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, बाकी लास्ट में जाए हैंग पैया खाए, लास्ट में वो पाउडर ढोड़ा जाए टाबर रे मोड़े मोल ले, यहाँ पर जाते यहाँ करे माडे पावर टावर। क्या मतलब है? उस पाउडर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बजट आता है उसका जोरदार तरीके से। तो मतलब भारत के ऊपर विदेशी ऋण बहुत अधिक नहीं है, थाना टेंशन लेने की जरूरत है कौन। सितंबर अंत में भारत की विदेशी ऋण 746 बिलियन डॉलर रहा। मार्च के अंत तक ये 736 हुआ, कुछ उतार दिए हमने। और विदेशी ऋण और जीडीपी का जो अनुपात है, ये भी हमारा लगभग मेंटेन बना हुआ है। और विदेशी भारत सरकार के कुल ऋण में से विदेशी ऋण की साझेदारी 5% से भी कम है। ले, ये बात समझ में आई तेरे को? इस बात का मतलब ये है कि हमने जो टोटल लोन ले रखे हैं ना, भारत सरकार ने 95% लोन हमने देश के अंदर से लिए हुए हैं, और 5% लोन हमने बाहर से लिए हुए हैं। समझ गए? तो देश के अंदर से लोन लेना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ब्याज है वो देश के अंदर ही रहता है, नहीं तो ब्याज आपको, और देश के अंदर ब्याज भी रुपए में ही दिया जाता है, नहीं तो बाहर ब्याज भी किस में देना पड़ता है? डॉलर में देना पड़ता है। डॉलर जानने का मतलब है कि हमारा फॉरेक्स कम होना, क्योंकि फॉरेक्स में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है? एफसीए का। और एफसीए में सबसे अधिक डॉलर का है, तो डॉलर जाना नुकसानदायक है। क्या? हाँ, विदेशी ऋण स्टॉक कहाँ आया? ये ये तो हमारे ऊपर कितने ऋण है ये बताया हुआ है। फॉरेन के डेट क्या है, मतलब डेट का मतलब, इसको बी साइलेंट हो जाता है, डेट ही बोलते हैं उसको। इसमें ये बताया गया कि दुनिया में क्या स्थिति है, हमारे ऊपर कितने ऋण है। ये था, ये निवेश की स्थिति थी, ये विनिमय दर। कौन सा पूछ रहे थे आप? ये विदेशी मुद्रा स्टॉक की पूछ रहे हो? और पीछे जाऊं? ये ये इसमें कौन सी लाइन? ये लाइन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में दिसंबर 2024 के अंत तक भारत विश्व स्तर पर 21वें स्थान पर था। किस मामले में? फॉरेन लोन के मामले में। और G20 देशों में हमारा स्थान रहा है 11वें स्थान के ऊपर रहा है। अब इनके ऊपर स्टॉक कितना है, विदेशी ऋण कितना है? 718.2 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, विदेशी ऋण स्टॉक का मतलब यहां पे हुआ कि कितने लोन हमने ले रखे हैं, हमारे पास में कितनी करेंसी लोन के रूप में हमने स्टॉक के रूप में प्राप्त की। और जो पिछले वर्ष की तुलना में ये थोड़ा अधिक था, और इसके बावजूद भी भारत में सीमित रूप से यह ऋणग्रस्त है। आगे ये, या पीछे जाऊं मैं? ये 25 का ना, ये सितंबर 25 का है। और भारत का विदेशी ऋण 746 पॉइंट बिलियन रहा। और ये कब का है? ये दिसंबर 24 का है। एक ही तो है ऋण, जो ऋण से अपन ने जो पैसे लिए ना, जो डॉलर लिए, जो भी लिया,
वही स्टॉक है हमारा। बाहर से हमने, देखो एक चीज और बताऊं, जो बाहर से हमने उधार लिया ना, वो भी डॉलर के रूप में आया, इसको हम स्टॉक के रूप में रखेंगे, यूज तो पैसे के रूप में करेंगे। समझे नहीं बात को? जैसे हमने किसी से $100 उधार लिए, वो $100 किसके पास रखेंगे हम? आरबीआई के पास, स्टॉक के रूप में रहेगा, और $100 के बराबर का रुपया मार्केट में आ जाएगा। भारत का विदेशी ऋण, हाँ इसको स्टॉक कह सकते हैं, विदेशी ऋण स्टॉक कह दो आप भले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भारत की विदेशी मुद्रा स्टॉक में भी स्वदेशी मुद्रा का हिस्सा $560 मिलियन के है, और कुल विदेशी मुद्रा का लगभग 80% है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्राएं 80% के आसपास है, और इस मुद्रा भंडार में हमने हमारी मुद्रा 20% के आसपास रखी है। तो पूरा हो गया, टाइम भी हो गया। तो अर्थव्यवस्था यहीं पे आपकी पूरी हो जाती है, और कल से हम वापस इतिहास के उन पन्नों में वापस जाएंगे जहां राजपूतों के और दिल्ली के क्या संबंध रहे, उनको मेवाड़ से हम वापस कल से शुरू करेंगे। अपनी बुक्स के साथ आ जाना, और इसका एक टेस्ट ले लेंगे हम, महीने भर आप पढ़ लो इसको आराम से। अभी मार्च, आज 26 तारीख है, तो अप्रैल में इन्हीं दिनों में अपन एक टेस्ट ले लेंगे, जिसकी सूचना मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। आप तब तक इसको बढ़िया पढ़ लेना। तो क्या करेंगे, आधे सवाल इसके ले लेंगे, आधे करंट के ले लेंगे, ऐसे करके 120-50 के आसपास सवालों का एक बढ़िया टेस्ट ले लेंगे। कोशिश करूंगा कि उस सवालों में काफी कुछ चीजें आ जाए, ताकि पेपर का विश्लेषण करने में भी आपको फायदा ही होगा। ठीक है, तो आप पढ़िए आराम से, कल अपन वापस मिलते हैं।